In this video, I am going to discuss about pharmacodynamic. Pharmacodynamic क्या है? Study of effect of drug on the body. Means what the drug does to the body. So we study about drugs action, drugs mechanism on the body. ड्रग का हमारे शरीर के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है, इसकी स्टडी हम फार्माकोडायनेमिक में करते हैं. सो फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी. इट डिस्क्राइब्स व्हाट द ड्रग्स डू एंड गोज ऑन टू एक्सप्लेन हाउ दे डू इट. ड्रग्स कई प्रकार से हमारे शरीर में इफ़ेक्ट दिखाता है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू. बट इसका मेन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो 4 मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स की मदद से होता है, या कहें बायोमॉलिक्यूलर टारगेट्स की मदद से होता है. इन टारगेट्स पे ही जो ड्रग है वो काम करता है. मोस्ट ऑफ द ड्रग इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं. ये बायोमॉलिक्यूलर टारगेट साइट्स क्या क्या हैं? एंजाइम्स है, आयन चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं एंड रिसेप्टर्स. ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के 4 टारगेट साइट्स हैं: एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड रिसेप्टर. जितने भी ड्रग्स हैं, ज़्यादातर ड्रग्स हैं, इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे. सबसे पहला है एंजाइम. सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम इज अ कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन. ड्रग क्या करता है? एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, सेलेक्टिवली पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करेगा और वो जो एंजाइम जो फंक्शन दिखाता है उसको प्रिवेंट कर देगा. तो इस तरह से भी ड्रग काम करता है. साथ ही कई बार ड्रग एंजाइम की एक्टिविटी को या इंड्यूस करके भी अपना एक्शन दिखाता है. तो इनहिबिशन इसका मेन, ज़्यादातर ड्रग्स का मेन मोड ऑफ एक्शन है. अभी एंजाइम में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले केम वैल्यू को समझ लेते हैं, जिससे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन समझना आसान होगा एंजाइम के केस में. तो एंजाइम काइनेटिक्स में केम वैल्यू क्या है? द एंजाइम, इसको समझने के लिए हम ये इक्वेशन देख सकते हैं. द एंजाइम ई, एंजाइम को इसे डिनोट करेंगे. सबस्ट्रेट इज कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म एन अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. बहुत बेसिक है. एक एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है. सबस्ट्रेट क्या रहेगा? जिससे जो एंजाइम से बाइंड करेगा, मीन्स कोई केमिकल सब्सटेंस है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है. सबस्ट्रेट है, के तरह काम करेगा. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा. एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को वो कैटेलाइज करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है. तो यहाँ हम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स में K1 K2 अलग अलग रिएक्शन के लिए दे देते हैं. K1 K2 K3. ठीक है. दीज आर द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर रिस्पेक्टिव रिएक्शंस एज इंडिकेटेड इन द एरो. एंड Km इज द माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, और इसे ब्रिंग्स हाल्डेन्स कांस्टेंट भी कहते हैं. एक बार क्वेश्चन आया था, ब्रिंग्स हाल्डेन्स कांस्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव जीपेट में आया था, तो आप इसको याद रखिएगा. माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट को ही ब्रिंग्स हाल्डेन कांस्टेंट कहते हैं, ब्रिंग्स एंड हाल्डेन कांस्टेंट्स. तो यहाँ पे के में के क्या है? कांस्टेंट है. एम माइकेलिस को डिनोट करता है. तो हम जो ऊपर वाली रिएक्शन मैंने बताई, इसके लिए जो के एम है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल काइनेटिक्स में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे. K1 प्लस K2, मतलब एक साइड जो होने वाली रिएक्शंस है उनको ऐड कर देते हैं. टोटल जो रिएक्शन K1 प्लस K3 अपॉन K2. एक्चुअली इट इज़ K2, K1 नहीं है, नीचे वाला K2 है. यहाँ पे मिस्टेकली लिखा गया है, आप उसको सुधार लीजिएगा. इक्वेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन. तो कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस के एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस के बाद हमें मिलता है V इज इक्वल टू V मैक्स S इंटू सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस S. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन, इसको याद रखिएगा. और ये कुछ इस तरह से हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऊपर वाले जो रिएक्शंस को माइकेलिस मेंटेन रिएक्शन का माइकेलिस मेंटेन का जो इक्वेशन है उसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. हमें जो ग्राफ मिलता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. यहाँ पे 1/2 V मैक्स हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है, V मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी, और Km जो है वो कांस्टेंट है. अब इस इक्वेशन की मदद से हम Km को डिफाइन करते हैं. तो अगर V इज इक्वल टू हाफ
Vmax। अगर वेलोसिटी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर है तो उस कंडीशन में कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर मिलेगा। तो उस तरह से हम अब यहाँ पे Km को डिफाइन कर सकते हैं। Km और Michaelis-Menten कांस्टेंट डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। किसी भी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन में हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लगता है वो Michaelis-Menten कांस्टेंट के बराबर होता है। द हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल यानी 50% एंजाइम मॉलिक्यूल जो हैं दे बाइंड टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Km वैल्यू। इस इक्वेशन से हम Km इज इक्वल टू H से निकाल सकते हैं। Km वैल्यू इज कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ गिवन एंजाइम सिमिलर टू थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर। जैसे कि हम किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सिग्नेचर उसका यूनिक आइडेंटिटी होता है या थंब इम्प्रेशन सबसे यूनिक आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसी भी पर्सन का थंब इम्प्रेशन यूनिक होता है। उसी तरह से किसी भी एंजाइम के लिए Km वैल्यू यूनिक होती है और एकदम कांस्टेंट होती है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो Km वैल्यू क्या है? ES कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेंथ को बताता है, यानी कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से कितनी लूजली या कितनी टाइटली बाइंड हुआ है ये बताता है Km वैल्यू। यानी कि लो Km वैल्यू इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एफिनिटी यानी कि बाइंडिंग कैपेसिटी, एंजाइम की सबस्ट्रेट से बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो एफिनिटी कहलाती है। तो Km वैल्यू अगर कम है तो एंजाइम की सबस्ट्रेट से बाइंड होने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर हाई Km वैल्यू है तो एफिनिटी वीक होगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। तो ये याद रखिएगा, कहीं कहीं पे आता है अगर Km वैल्यू कम है, लो Km वैल्यू इंडिकेट्स और ऑप्शन में दे दिया रहेगा हाई Km वैल्यू इंडिकेट्स, ऑप्शन में दे दिया रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ है, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये जो Km वैल्यू है आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, बता रही हूँ। बायोकेमिस्ट्री में भी आएगा वहाँ पे जब एंजाइम पढ़ते हैं तो, और काइनेटिक्स में तो है ही, एंजाइम काइनेटिक्स पे पूरा अलग से चैप्टर आता है और इस पोर्शन से क्वेश्चन ज़रूर आता है। जहाँ पे भी एंजाइम की बात आएगी ये Km वैल्यू सामने आ जाएगा, तो इसको याद रखिए। और एक और है, ये भी याद रखिएगा, अगर हम Michaelis-Menten इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दे, जस्ट अपोजिट कर दे, तो उसको हम कहते हैं लाइन-वीवर-बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। उसके हिसाब से हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो जितने भी इनहिबिशन प्रोसेसेस हैं एंजाइम में उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू आसानी से समझा सकते हैं। तो इसलिए ये जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर ड्रग, मैंने शुरू में ही बताया था कि ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो एंजाइम इनहिबिशन पे ही बेस्ड होते हैं, एंजाइम इनहिबिशन के प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, उसी के ज़रिए अपना एक्शन शो करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, तो उन सब को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो लाइन-वीवर-बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ग्राफ याद रखिए, ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जब हम अपोजिट कर देंगे Michaelis-Menten को, तो जो Michaelis-Menten में है इक्वेशन था उसमें Km कहाँ आ रहा था, राइट साइड पे आ रहा था, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा और रेसिप्रोकल होके 1-1/Km हो जाएगा। हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी 1/Vmax और 1/V। तो यहाँ पे इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, अगर हम स्लोप ये जो इक्वेशन है इसको फॉलो करें, अल्टीमेटली जब हम डिराइव करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन प्राप्त होगा 1/V इज इक्वल टू Km/Vx इंटू 1/S प्लस 1/Vmax। अब इसके हिसाब से जब हम इस इक्वेशन को हम देखें तो ये y इज इक्वल टू x प्लस बी इक्वेशन की तरह दिखाई देता है। तो इसके हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो स्लोप है वो क्या होगा, Km/Vx, और y-x पे इंटरसेप्ट क्या होगा 1/Vmax, और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा -1/Km। इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। दिस प्लॉट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस इनहिबिशन। ये जो मैंने रेड मार्किंग की है वो इक्वेशंस आप एकदम रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, हर जगह यूज़ होनी है, तो आप ऐसी बेसिक चीज़ों को एकदम क्लियर रखें। इसलिए मैंने ऐड किया, यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं एंजाइम अलग से पढ़ा सकती थी, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने वो फार्मूलाज ऐड कर दिए हैं। एंजाइम इनहिबिशन को समझते हैं। Enzyme inhibition, a substance which binds with the enzyme and brings about a decrease in catalytic activity of that enzyme. तो एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस है जो एंजाइम से बाइंड करता है और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, यानी एंजाइम की रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की दर को कम कर देता है, उसके फंक्शन को इनहिबिट करता है, वो हो गया एंजाइम इनहिबिशन। तो ये इनहिबिशन का प्रोसेस भी कई तरह से हो सकता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन हो सकता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो सकता है, या एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो सकता है। यहाँ पे हम मेनली ज़्यादातर जो ड्रग्स है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं, तो हम यहाँ रिवर्सिबल इनहिबिशन को समझेंगे ज़्यादा। रिवर्सिबल इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, the drug brings the drug that is structurally similar competes with the normal substrate for the catalytic binding site of the enzyme so that the product is not formed or a non-functional product is formed। तो competitive inhibition में क्या होता है, जो substrate एंजाइम से बाइंड करता है उसकी जगह कोई दूसरा जो ड्रग, हमारा जो ड्रग है वो बाइंड कर जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना था वो बनने के बजाय कुछ या तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो किसी काम का नहीं है, या फिर कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, यानी अल्टीमेटली ये एंजाइम का जो सब प्रोडक्ट फॉर्म करने की कैपेसिटी है उसको कम कर देता है और हमें एक नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट मिलता है या फिर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, यानी ये एंजाइमेटिक रिएक्शन इनहिबिट हो जाती है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन केम वैल्यू इंक्रीजेज वेयर एज वी मैक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट इस पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्हाट हैपन्स, केम वैल्यू इंक्रीजेज, यहाँ पे और ऑप्शंस रह जाएगा, केम वैल्यू डिक्रीजेज, केम वैल्यू इक्वल, ऐसे करके कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो याद रखिएगा केम वैल्यू इंक्रीजेज वेयर एज वी मैक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो केम वैल्यू क्यों बढ़ता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, मैंने बताया था केम वैल्यू किसी भी सबस्ट्रेट की एंजाइम से बाइंड करने की कैपेसिटी है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कैपेसिटी है। तो अगर केम वैल्यू, मैंने शुरू में कहा ना, लो केम वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पे केम वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसकी एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, जहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड करना था वहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल, हमारा ड्रग मॉलिक्यूल आके बाइंड हो गया, और जो वीमेक्स है वो अनचेंज रहेगा, जो रिएक्शन होने की दर है वो नहीं बदलेगी, that will remain unchanged, Vmax will be unchanged. Then equilibrium type enzyme inhibition, this is equilibrium type of enzyme inhibition. So in such cases higher concentration of the substrate is required to achieve half maximal velocity. ऐसे competitive inhibition के केस में हम अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो उस कंडीशन में जो हमारी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो हमारा ड्रग बाइंड हुआ था दैट वाज लूजली बाइंड टू द एंजाइम, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो वो धीरे से हट जाएगा और वापस सबस्ट्रेट अपना फंक्शनिंग शुरू कर देगा, वापस ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन के ज़रिए हम हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी को अचीव कर सकते हैं। सफिशिएंटली इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिस्प्लेस द इनहिबिटर एंड द सेम मैक्सिमम वेलोसिटी कैन बी अटेन्ड। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंजाइम रिएक्शन, अभी मैंने आपको क्या बताया, इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। तो इसमें क्या था, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद ही जो ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे हुई थी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब यहाँ पे अगर हम नॉन इक्विलिब्रियम टाइप के एंजाइम इनहिबिशन की बात करें तो ड्रग रिएक्ट्स विद द सेम कैटालिटिक साइट बट आइदर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड और हैव हाई एफिनिटी फॉर द एंजाइम। पहले वाले में क्या हो रहा था कि जो ड्रग बाइंड कर रहा है उसकी एफिनिटी
कम थी, यहाँ एंजाइम के लिए उसकी एफिनिटी कम थी, यानी सब्सट्रेट कंसंट्रेशन पे बढ़ाने पे वो अपने आप साइट हो जाता है और वापस हमें हमारी मैक्सिमल वेलोसिटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सब ड्रग की एंजाइम के लिए बहुत ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, तो ये एक इरिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस हो जाता है। जो हमारा ड्रग है वो एंजाइम से बहुत टाइटली बाइंड हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से नॉर्मल सबस्ट्रेट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस द इनहिबिटर। जो हमारा नॉर्मल सबस्ट्रेट था एंजाइम के लिए, वो जो ड्रग है उसको हटा नहीं पाता है एंजाइम साइड से, अपनी जिस साइड से वो बाइंड होता है उससे उस साइड से वो इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी हमारे ड्रग को हटा नहीं पाता, और ये इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता और परमानेंट इनहिबिशन होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट रिएक्ट कोवेलेंटली विद the aesthetic site of the enzyme cholinesterase. Methotrexate has 50,000 times higher affinity for dihydrofolate reductase than the normal substrate DHFA. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Km is increased and Vmax is reduced. In case of non-equilibrium type of enzyme inhibition, Km increases and Vmax is reduced. पहले में क्या हो रहा था इक्विलिब्रियम टाइप में, Vmax जो था वो अनचेंज था क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे था, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे हो रही थी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं हो रही है, नॉन इक्विलिब्रियम है, इसलिए Vmax जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि जो ड्रग है दैट भी जो कॉम्पिटिटिवली बाइंड हो रहा है एंजाइम से वो परमानेंटली बाइंड हो जा रहा है, तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल है। और केम तो बढ़ेगा ही ऑफ कोर्स क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एफिनिटी बहुत कम जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल सीख सकते हैं। कुछ एंजाइम्स हैं उनके एंडोजिनस सबस्ट्रेट है, मतलब उनके परमानेंट जो सबस्ट्रेट है जो उनसे बाइंड करते हैं कॉमनली, और हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग हैं। तो जैसे कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, दैट एंडोजिनस सबस्ट्रेट, उसके लिए एंडोजिनस सबस्ट्रेट क्या है, एसिटाइल कोलिन, यानी जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है वो एसिटाइल कोलिन पे काम करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई ड्रग लेते हैं फिजोस्टिग्मीन या नियोस्टिग्मीन, तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन हो जाता है, यानी एसिटाइल कोलिन कोलिनेस्टरेट से बाइंड नहीं कर पाता, उसकी जगह ये फिजोस्टिग्मीन नियोस्टिग्मीन आके बाइंड हो जाते हैं और एंजाइमेटिक रिएक्शन इनहिबिट हो जाता है। और जो एक्टिविटी होनी थी कोलिनेस्टरेज और एसिटाइल कोलिन के इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो नहीं हो पाती है। मोनोएमीन ऑक्सीडेज, इसके लिए कैटेकोलेमिन्स है, और यहाँ पे मैक्लोबेमाइड है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये सब याद रख लीजिएगा। डोपा डिकार्बोक्सिलेज है एंजाइम है, उसके लिए एंडोजिनस सबस्ट्रेट लीवोडोपा है और इसको इनहिबिट क्या करता है, कार्बिडोपा एंड बेंजोरोजाइड, ये सब इसको इनहिबिट करते हैं। जेंथिन ऑक्सीडेज है, हाइपोजेंथिन इसका एंडोजिनस सबस्ट्रेट है, और एलियोप्यूरिलॉल इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है एसी, इसके लिए एंडोजिनस सबस्ट्रेट क्या है, एंजियोटेंसिन 1 है, जिसको इनहिबिट क्या करता है, केटोप्रिल, ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। 5 रिडक्टेज है जिसका एंडोजिनस सबस्ट्रेट है टेस्टोस्टेरोन, और इसको इनहिबिट क्या करता है, फिनेस्टेराइड। उसी तरह एरोमेटेज है, एरोमेटेज है उसको वो उसके लिए एंडोजिनस सबस्ट्रेट है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरिडोन, और इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है लेट्रोजोल और एनेस्ट्रोजोल। बैक्टीरियल फोलेट सिंथेज है जिसका एंडोजिनस सबस्ट्रेट है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पाबा, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सल्फा डायाजीन। ये सब आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। एंजाइम से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो जीपीएट में नहीं हुआ है, ना ही किसी भी साइंस के एग्जाम में नहीं हुआ है। एंजाइम से क्वेश्चन ज़रूर आता है और जीपीएट में तो बहुत एंजाइम काइनेटिक के बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये जो इनहिबिशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर ली, यहाँ पे वहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा था हमारे सबस्ट्रेट और हमारे ड्रग मॉलिक्यूल के बीच। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव है
सिंपल सा नॉन कॉम्पिटिटिव है, यानी कि वो सबस्ट्रेट को किसी तरह से सबस्ट्रेट की जगह नहीं ले रहा है, उसकी जगह एंजाइम में जो दूसरा साइट होता है उससे हमारा जो ड्रग है वो बाइंड करता है, जिसको हम एडजेसेंट साइट कहते हैं। Inhibitor react with the adjacent site and not with the catalytic site, but alter the enzyme in such a way that it loses its catalytic property. तो यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो ये ड्रग के सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे तो नहीं जुड़ रहा है, ड्रग उसकी दूसरे एंजाइम के दूसरे साइड पर जुड़ रहा है, और वहाँ जुड़ के एंजाइम को ऐसे कन्वर्ट करता है केमिकली, इसमें ऐसा अल्टरेशन करता है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब उसकी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने की कैपेसिटी क्या है वो लूज़ हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा उसमें अल्टरेशन होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, केम अनचेंज रहेगा। क्यों अनचेंज रहेगा? क्योंकि ये तो बना हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो अच्छे से बना हुआ है, लेकिन वी मैक्स रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, एंजाइम अपना काम नहीं कर पा रहा है, अपना कैटालिसिस उसका मेन काम है और वो नहीं कर पा रहा है। कैटालिसिस होता है तो वी मैक्स बढ़ता है, नहीं हो रहा है तो यहाँ वी मैक्स रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से एंजाइम इनहिबिशन होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ड्रग हैं जो पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे मैंने इनका एंडोजिनस सबस्ट्रेट नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ एंडोजिनस सबस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होगा, मेन रोल है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। एसिटाजोलामाइड है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एस्पिरिन और इंडोमेथासिन है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइक्लोऑक्सीजनेज एस्पिरिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना जो इन्फ्लामेटरी, अपना जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट है वो दिखाता है। इसी मैकेनिज्म की मदद से ये पेन को रिड्यूस करता है। याद रखिएगा, बहुत सारे एनसेड्स हैं वो इसी साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज क्या है? इसको हम लोग कॉक्स भी बोलते हैं, कॉक्स इनहिबिटर। एस्पिरिन, इंडोमेथासिन कॉक्स इनहिबिटर्स हैं। क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज क्या है? एक एंजाइम है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये एक एंजाइम है। डाइसल्फाइडम है, डाइसल्फाइडम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। ओमेप्राजोल है, H+ और K+ ATPase को इनहिबिट करता है। डाइजॉक्सिन है, सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट करता है। और थियोफाइलिन है, फास्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करता है। प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, पेरोक्सीडेज को इनहिबिट करता है। कहाँ पे इनहिबिट करेगा? थायराइड ग्लैंड में इनहिबिट करता है। लिवोस्टेटिन है, ये किसको इनहिबिट करेगा? HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। सिल्डेनाफिल है, ये किसको इनहिबिट करेगा? फास्फोडाइस्टरेज 5 को इनहिबिट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है। ये अब सिंपल, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कोई ड्रग कैसे काम करता है, होप सो। क्योंकि एस्पिरिन जैसे मैं बताई बहुत कॉमन सा ड्रग है, वो सिर्फ एंजाइम इनहिबिशन पे काम करता है, डायरेक्टली वो साइक्लोऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। तो जो एस्पिरिन है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, याद रखिएगा। आयन चैनल्स हैं, प्रोटीन विच एक्ट एज आयन सेलेक्टिव चैनल्स पार्टिसिपेट इन द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन signaling and regulate intracellular ionic composition। आयन चैनल्स क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं जिसमें से आयन का ट्रांसपोर्ट होता है एक साइड से दूसरी साइड, जिस तरह से फिर सिग्नलिंग होती है सेल्स में। सिग्नलिंग का एक मैकेनिज्म है, बहुत कॉमन है, और बहुत सारे ड्रग हैं जो इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं, सिर्फ आयनिक कंपोजिशन को बदल देते हैं और अपना फंक्शन शो करते हैं। ड्रग कैन अफेक्ट इन आयन चैनल, सम ऑफ विच आर रिसेप्टर्स बिकॉज दे आर ऑपरेटेड बाय स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स आइदर डायरेक्टली, and such kind of ion channels are called lesion gated ion channels। ऐसे आयन चैनल्स जिनसे रिसेप्टर बाइंड हुए होते हैं और उन रिसेप्टर से फिर ड्रग अटैच होकर आयन चैनल के फंक्शन को इनहिबिट करता है, आयंस के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है। ऐसे जो आयन चैनल्स हैं जिनसे रिसेप्टर बाइंड होता है वो लीजन गेटेड आयन चैनल कहलाता है। लीजन गेटेड आयन चैनल अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी हम रिसेप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा। निकोटिनिक रिसेप्टर है, वो लीजन गेटेड आयन चैनल है। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है? लीजन गेटेड आयन चैनल है। लीजन मतलब रिसेप्टर, सिंपल सा। लीजन मतलब होता है
सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के ज़रिए जब वो कोई आयन चैनल काम करता है तो उसको लीजेंड गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं। मतलब जब तक वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करेगा तब तक वो आयन चैनल काम नहीं करेगा। सो थ्रू जी प्रोटीन कॉल्ड जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल्स, एग्जाम्पल कार्डियक बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो ये जी प्रोटीन regulated ion channels हैं। And drugs can also operate on voltage operated or stretch sensitive channels by directly binding to the channels and affecting ion movement through it। तो सिंपली आयन मूवमेंट को अफेक्ट करके भी ड्रग अपना एक्शन शो करता है, जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक है जो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स को अफेक्ट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जिससे लोकल एनेस्थीसिया हो पाता है। एनेस्थीसिया क्या है? लोकल एनेस्थीसिया सिंपली जो जिस एरिया में अप्लाई करते हैं लोकल एनेस्थीसिया, वहाँ पे की जो मसल्स हैं वो नम हो जाती है, वो एरिया नम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। कितने सिंपल से मैकेनिज्म पे सोचे काम कर रहा है लोकल एनेस्थेटिक। सिर्फ एक आयन चैनल को वो ब्लॉक करेगा, बंद करेगा और बस हो गया। और ये रिवर्सिबल होता है लोकल एनेस्थेटिक्स के केस में ना। देन वी हैव सर्टेन ड्रग्स मॉड्यूलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ चैनल्स। क्विनिडीन है जो ब्लॉक करता है मायोकार्डियल सोडियम चैनल्स को, एंड डोफिटिलाइड है that and also we have amiodarone that blocks the myocardial delayed rectifier potassium channel। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो सब आपको ये सब याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ड्रग कैसे काम करता है, तो आप इसको याद करिएगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्टर्स, जिसको हम कैरियर्स भी कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। Many drugs produce their action by directly interacting with the solute carrier class of transporter proteins to inhibit the ongoing physiological transport of metabolite और ion। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा ना ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पे, पहला नहीं एक्चुअली दैट वाज सेकंड लेक्चर, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में SLC कैरियर के बारे में बताया था। ये बहुत बड़ी फैमिली है कैरियर्स की, मतलब जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही इंक्लूड किया है ना मैंने, ये सब पूछे गए हैं पहले। डेसिप्रामीन एंड कोकेन ब्लॉक्स दी न्यूरोनल रिएप्टेक ऑफ नॉर एड्रेनालिन बाय इंटरैक्टिंग विद नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। फ्लुओक्सेटिन एंड अदर SSRI क्या है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स इनहिबिट neuronal reuptake of 5-HT by interacting with serotonin transporters। and एफिटामिन्स क्या है? ड्रग्स हैं जो selectively block dopamine reuptake in the brain neurons by dopamine receptor। ये dopamine receptors को ब्लॉक करते हैं। रिजरपाइन ब्लॉक द वेसिकुलर reuptake of noradrenaline and 5-HT by the वेसिकुलर नॉन मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर्स, जिसको हम VMAT2 कहते हैं। ये मैंने बताया था, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको, लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था। हेमिकोलिनियम ब्लॉक्स कोलिन अपटेक इनटू कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड डिप्लीट्स एसिटाइल कोलिन। एंटी कन्वर्जेंट्स Tiagabine acts by inhibiting reuptake of GABA into the brain neurons by GABA receptor GAT1। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूरोसेमाइड और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ये डायूरेटिक्स में है और लाइन ये डायरेक्टली ऐसे ही आता है, सिंपल सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टर बताना रहेगा, ऐसा होता है। या फिर ड्रग का नाम पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। याद रखिएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ना। ये जो फ्यूरोसेमाइड है वो सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है, जो प्रेजेंट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।
याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, क्या इनहिबिट करेगा ये? सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर इन द अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ट्रांसपोर्टर का नाम दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर इज फाउंड इन अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, या फिर पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, DCT दिया रहेगा, CT दिया रहेगा, एंडलेस लूप दिया रहेगा। तो आपको आंसर बताना है। ये दोनों एकदम याद रख लीजिए, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है क्योंकि ये अभी आप डायरेक्ट इसमें भी पढ़ेंगे, पर अभी से याद रखिए, ये आए हुए क्वेश्चन ये रिपीट भी हुए हैं तो इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आने के। और उसके बाद है प्रोबेनिसाइड इनहिबिट्स एक्टिव ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, यूरिक एसिड, पेनिसिलिन इन रीनल ट्यूब्यूल्स बाय इंटरैक्टिंग विद ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, OAT। एक्सक्रीशन में काम आता है OAT, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिसेप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर्स ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो रिसेप्टर पे ही काम करते हैं और रिसेप्टर लोगों को बहुत कंफ्यूज भी कहते हैं। अगर आपका रिसेप्टर वाला पार्ट क्लियर हो गया ना, आपने समझ लिया, समझ लीजिए आपके लिए फार्मेकोलॉजी बस आप एकदम आसानी से, बस आपको कुछ नहीं समझना पड़ना, रिसेप्टर पढ़ गए तो पढ़ लिए ना, तो बस आप सारे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाएंगे। आपको बस ड्रग्स के नाम याद करने पड़ेंगे या फिर नाम भी नहीं याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ समझ जाते हैं तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। चलिए रिसेप्टर शुरू करते हैं। तो रिसेप्टर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज मैक्रोमोलिकुलर और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल दैट सर्व्स टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल और ड्रग एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स टू इट, बट इटसेल्फ हैज़ नो अदर फंक्शन। रिसेप्टर सिंपल समझिए, किसी मेम्ब्रेन पे ये पाए जाने वाले ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो किसी स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स के साथ ही बाइंड करते हैं। इनका खुद का कोई फंक्शन नहीं होता, जो भी फंक्शन होता है वो रिसेप्टर जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो दिखाता है इससे बाइंड करने के बाद। तो रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल सरफेस, साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस विद द ड्रग बाइंड्स एंड इंटरैक्ट्स टू प्रोड्यूस सेलुलर चेंजेस। ड्रग कहें या सिग्नल मॉलिक्यूल कहें, ये डेफिनेशन इसलिए इंक्लूड की हूँ मैं, वो ऊपर वाला, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अगर कोई पूछता है ना आपसे तो आप वो दे सकते हैं। समझने के लिए सिंपल याद रखिए, ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है, सेल सरफेस पे प्रेजेंट है, उससे बाइंड करेगा और उसके बाद फिर कुछ इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, कुछ उनका केमिकल मैकेनिज्म होगा, अंदर से कुछ चेंजेस आएंगे और हमें सेलुलर रिस्पॉन्स मिलेगा। एकदम बेसिक है, कोई भी रिसेप्टर हो इसी प्रिंसिपल पे ही काम करेगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करेगा रिसेप्टर से, कुछ एक्टिविटी होगी, सेलुलर रिस्पॉन्स मिलेगा। सबसे बेसिक चीज़ है ये। अब वहाँ पे फिर उल्टा सीधा बहुत सारे अलग अलग हम मैकेनिज़म्स इंक्लूड कर दें तो भी जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो यही रहेगा। अब यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। तो यहीं पे इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सिंपल है, एगोनिस्ट क्या है? एक ऐसा एजेंट जो रिसेप्टर से बाइंड करेगा और बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो वो सिग्नल मॉलिक्यूल करता, जो कि फिजियोलॉजिकली जो उसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो जैसा इफेक्ट पैदा करता है, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट वो ड्रग करेगा या वो मॉलिक्यूल करेगा। एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल, वो हो गया एगोनिस्ट। मतलब हमने कोई ड्रग लिया और वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, लेकिन उस रिसेप्टर से कोई दूसरा सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता था, कोई दूसरा केमिकल बाउंड करता था, लेकिन उसकी जगह हमने यहाँ कौन ले रहा है? ड्रग ले रहा है। तो जो रिस्पॉन्स मिलेगा बिल्कुल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह ही मिलेगा। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है? एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट, जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर जो हमारा एगोनिस्ट है, मान लीजिए हमने पैरासीटामोल, मान लीजिए हमने एस्पिरिन लिया, अब नहीं एस्पिरिन तो एंजाइम इनहिबिशन पे काम करता है, मान लीजिए हमने कोई एक ड्रग लिया, वो रिसेप्टर से बाइंड किया और वो पेन को कम कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट हम या फीवर को कम कर रहा है। अब वहीं पे हमने कोई बी ड्रग लिया, वो बिल्कुल
उसी की तरह है, दिखने में उसी रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा जिससे ए ड्रग बाइंड किया, वो बी ड्रग भी ए ड्रग जिस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था उसी से बाइंड करेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स है अगर वो फीवर को कम कर रहा था ये बढ़ाएगा, ऐसा इफेक्ट दिखाता है। अगर कोई हाइपोथर्मिक इफेक्ट दिखा रहा है तो वो हाइपरथर्मिक इफेक्ट दिखाएगा। अगर कोई मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है एगोनिस्ट, तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, मसल की एक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में हो सकता है। देखिए नाम पे मत जाइए। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ये होता किसकी तरह है, बिल्कुल एगोनिस्ट की तरह होता है, उसी की तरह बाइंड करता है। लेकिन एंटागोनिस्ट में क्या होगा, एंटागोनिस्ट एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन ए रिसेप्टर और द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट्स ओन। तो एगोनिस्ट का यहाँ पे खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, खुद वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करता है, सम हाउ एगोनिस्ट के इफेक्ट को प्रिवेंट करता है, इसलिए उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। लेकिन इन्वर्स एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट के अपोजिट इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये सच्चाई वाला रास्ता अपनाता है इन्वर्स एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट क्या करता है, वो छल करता है, छल, एगोनिस्ट को धोखा देता है, और इन्वर्स एगोनिस्ट अपना काम करता है। सिंपली उसका काम नेचर ही अलग है। मतलब मान लीजिए एगोनिस्ट क्या होते हैं, बहुत शांत प्रवृत्ति के अगर है एगोनिस्ट, तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या हो, बहुत गुस्सेल रहेगा। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या है, वो ऐसा दिखावा करेंगे कि हाँ हम बहुत शांत हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो एगोनिस्ट को परेशान करेंगे, एगोनिस्ट की जगह ले लेंगे वैसा ही दिखावा कर करके। मतलब एंटागोनिस्ट छलावा वाला काम करते हैं, सिंपल। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट में। पार्शियल एगोनिस्ट आते हैं, तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या करते हैं, पार्शियल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये आधा काम करते हैं, तो कम्प्लीटली कोई भी चीज़ नहीं करते। एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ अ फुल एगोनिस्ट। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट क्या करते हैं, जो एगोनिस्ट है उसके इफेक्ट को ये कम करते हैं, और जो एगोनिस्ट जितना रिस्पॉन्स पैदा करता उतना रिस्पॉन्स पैदा नहीं हो पाता, मतलब सब मैक्सिमल इफेक्ट पैदा हो पाता है। तो एगोनिस्ट क्या करते हैं, सब रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, पर आधा इफेक्ट ही शो करेंगे। इसको हम लोग डायग्राम के जरिए भी समझेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लीजेंट है, लीजेंट क्या है, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द रिसेप्टर इज लीजेंट, सिंपल। एफिनिटी क्या है, एबिलिटी टू बाइंड टू द रिसेप्टर, किसी भी रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेसिटी क्या है, एफिनिटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहलाती है। इफ देयर इज नो एफिनिटी नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ऑफकोर्स अगर ड्रग बाइंड ही नहीं कर रहा है रिसेप्टर से, अगर कोई लीजेंट बाइंड ही नहीं कर रहा है रिसेप्टर से, तो क्या कहा कि इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए नो एफिनिटी नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। कहते हैं ना जो अभी कोविड के टाइम पे चल रहा था स्लोगन, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, वैसा ही है। नो एफिनिटी मतलब नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ऑल ड्रग हैव एफिनिटी, जितने भी ड्रग हैं उनका एफिनिटी होता है, बट डिफरेंट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। हर ड्रग का कोई ना कोई एफिनिटी होता है, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, बट उनका इंट्रिंसिक एक्टिविटी अलग अलग होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी सेम नहीं होता। इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी to induce a functional change in the receptor which could vary from 0 to 1 or nil to maximum. Intrinsic activity क्या है, कोई भी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो रिसेप्टर में जो चेंजेस लाता है उसमें उसकी जो एबिलिटी है वो 0 से 1 तक होती है, तो इसे हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जो चेंज लाने की जो कैपेसिटी है उसको हम मेज़र करते हैं 0 से 1 यानी नील से मैक्सिमम तक। तो इस तरह से इंट्रिंसिक एक्टिविटी को किससे मेज़र करेंगे, नील टू मैक्सिमल। मतलब या तो जीरो होगा, मतलब ड्रग अगर बाइंड नहीं कर रहा है रिसेप्टर से तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0, अगर बाइंड कर रहा है तो मैक्सिमल, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होगा ही। नाउ एगोनिस्ट हैव बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन आता है इसलिए याद रखिएगा। एगोनिस्ट क्या है,
ये ड्रग है। सिंपली एगोनिस्ट एक छोटा टर्म है, हम इसको डायरेक्टली ड्रग नहीं कह सकते। एगोनिस्ट क्या है, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह ही होते हैं, उन्हीं की तरह इफेक्ट शो करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए अगर कोई ड्रग ले रहे हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, तो वो दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह ही होगा, पर ये बाहर से दे रहे हैं, तो ये एगोनिस्ट है। और उनकी एफिनिटी भी होती है, यानी रिसेप्टर से बाइंड करेगा बिल्कुल फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह, और अपनी मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करेगा। जैसे कि एड्रेनालिन है, हिस्टामिन है, मॉर्फिन है, तो ये क्या हो गए, एगोनिस्ट हो गए। कोई भी ड्रग के लिए आप एगोनिस्ट जैसी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जो रिसेप्टर पे काम करते हैं। एगोनिस्ट हैव एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एगोनिस्ट की एफिनिटी होती है, यानी कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बात करें, एंटागोनिस्ट में रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन उनका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनका काम क्या है, एगोनिस्ट के काम को प्रिवेंट करना, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट भी कहते हैं। आई ए का मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी है ना, आई ए इज इक्वल टू 1 लिखी हूँ, मतलब एगोनिस्ट का मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। आई ए इज इक्वल टू 0 लिखी हूँ एंटागोनिस्ट के केस में, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है। एगोनिस्ट का मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, मतलब 1 है, और एंटागोनिस्ट का 0 है। और एंटागोनिस्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं, प्रोपेनोलॉल है, एट्रोपिन है, क्लोरफेनरामीन है, नलोक्सोन है, ये एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। देन पार्शियल एगोनिस्ट है, हैव एफिनिटी बट सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। सब मैक्सिमल मतलब आधा इफेक्ट ही शो करते, कंप्लीट इफेक्ट नहीं दिखा पाते। इनकी एफिनिटी होती है रिसेप्टर के लिए, दैट मीन्स दे बाइंड टू द रिसेप्टर बट शो द हाफ इफेक्ट ओनली, नॉट द कंप्लीट इफेक्ट। तो इनका जो इफेक्ट होगा हम उसको 0 से 1 के बीच में रखेंगे, यही 0 से 1 के बीच इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगा पार्शियल एगोनिस्ट का। एग्जाम्पल है डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोस्पिरॉन ऑन 5-HT1A रिसेप्टर। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ये क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है। देन इनवर्स एगोनिस्ट हैव एफिनिटी बट अपोजिट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मैंने कहा ना, बिल्कुल इनवर्स एगोनिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो एगोनिस्ट से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उल्टा होता है। देन आगे देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स विद द सेम एफिनिटी टू E and ES। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो एंजाइम है उसके लिए भी एफिनिटी होती है, और ये इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी बराबर एफिनिटी होती है। बराबर क्यों होती है, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं ना, सबस्ट्रेट की जगह नहीं लेते, ये एंजाइम की किसी दूसरी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंजाइम केवल अकेले है या फिर किसी के साथ बाइंड हो चुका है, इसलिए इनकी जो एफिनिटी है वो एंजाइम के लिए भी सेम रहेगी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए भी सेम रहेगी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैव एफिनिटी फॉर द ES कॉम्प्लेक्स एंड नॉट फॉर द फ्री सबस्ट्रेट। अब अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, उनकी जो एफिनिटी है वो ES कॉम्प्लेक्स के लिए रहती है, ये एंजाइम से बाइंड नहीं करते, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं, और फ्री सबस्ट्रेट के लिए इनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। देन आगे है, यहाँ पे ये ग्राफ है, इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफ, डायरेक्ट क्वेश्चन में आया भी था कई बार। एगोनिस्ट कौन सा एरिया लेगा ग्राफ में, और पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या है, कैसे है, इनवर्स एगोनिस्ट सिंपल सा है। एंटागोनिस्ट जो है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पार्शियल एगोनिस्ट का जस्ट सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स और ड्रग के बीच का ग्राफ है ना, और जो एगोनिस्ट हैं उनका सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स है, और जो इनवर्स एगोनिस्ट है उनका जस्ट अपोजिट रिस्पॉन्स है। कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट है कॉज पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर्व। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट हैं वो क्या शो करते हैं, पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर्व, log DRC।
एंड डोज रिस्पॉन्स कर्व हम यहाँ और पढ़ेंगे आगे। फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर क्या है? विच मेडिएट रिस्पॉन्सेज टू ट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, ऑर्टिकॉइड्स एंड अदर एंडोजिनस सिग्नल मॉलिक्यूल्स, कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, हिस्टामिनर्जिक, स्टेरॉइड, ग्लूकोट्राइन्स, इंसुलिन्स एंड अदर सच रिसेप्टर्स आर फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स। उसके बाद है ट्रूली ड्रग रिसेप्टर्स। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, याद रखिएगा, कई जगह पूछा जाता है। हैव बीन डिस्क्राइब्ड फॉर विच देयर आर नो नोन फिजियोलॉजिकल लीजेंस। ट्रूली ड्रग रिसेप्टर क्या है? बॉडी में पाए जाने वाले वो रिसेप्टर जिनके लिए कोई फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब उनके शरीर, हमारे शरीर में उन रिसेप्टर्स के लिए कोई सिग्नल मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन वो जो रिसेप्टर है वो ड्रग से बाइंड कर देते हैं, तो वो केवल और केवल ड्रग से ही बाइंड करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? ट्रूली ड्रग रिसेप्टर्स, केवल ड्रग के लिए पाए जाने वाले रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर है हमारी बॉडी में, सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर है, तो ये ट्रूली ड्रग रिसेप्टर्स है। देन ऑर्फिन रिसेप्टर का ऐसे रिसेप्टर्स हैं, ऑर्फिन मतलब अनाथ, ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनका अभी तक कोई यूज़ पता नहीं चला है, जो किसी लीजेंड से बाइंड नहीं करते, जिनका कोई एंडोजिनस मीडिएटर नहीं है, ना ही वो किसी ड्रग से बाइंड करते हैं, वो ऑर्फिन रिसेप्टर है। तो यहाँ पे रिसर्च का बहुत स्कोप है। ऑर्फिन रिसेप्टर में हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो किसी ड्रग से बाइंड करके कुछ काम कर सकता है नया, तो ये नॉवेल रिसेप्टर भी इनको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्कोप है ड्रग डिलीवरी के, नए नए ड्रग के एक्शंस को डेवलप करने में ऑर्फिन रिसेप्टर काम आ सकते हैं। ड्रग एक्शन है, इट इज़ द इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग विथ इट रिसेप्टर रिजल्टिंग इन चेंज इन शेप, कन्फर्मेशनल चेंज कहते हैं जिसे, एट द एंड इन केस ऑफ एगोनिस्ट। देखिए दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ड्रग एक्शन और ड्रग इफेक्ट। दोनों चीज़ों को हम इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं, हम कहीं पे ड्रग इफेक्ट बोल रहे हैं तो कहीं पे उसी को ड्रग एक्शन बोल रहे हैं, लेकिन दोनों जो वर्ड है उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। ड्रग एक्शन अलग होता है, ड्रग इफेक्ट अलग होता है। ड्रग एक्शन क्या होता है? इट इज़ द इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग विथ इट्स रिसेप्टर रिजल्टिंग इन कन्फर्मेशनल चेंज। ड्रग एक्शन के से एट द एंड क्या मिलेगा? हमें कन्फर्मेशनल चेंज मिलेगा एगोनिस्ट के केस में ना। प्रिवेंशन ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज थ्रू एक्सक्लूजन ऑफ द एगोनिस्ट इन केस ऑफ एंटागोनिस्ट। द एक्ट ऑफ कीपिंग, एक्सक्लूजन मतलब किसी को दूर रखना, तो यहाँ पे क्या होता है? एंटागोनिस्ट के केस में क्या होता है? जो एगोनिस्ट, जो कन्फर्मेशनल चेंज लाना था एगोनिस्ट को, उसको एंटागोनिस्ट प्रिवेंट कर देता है, तो या तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? ड्रग एक्शन, यानी कि शेप में कुछ चेंजेस, रिसेप्टर के शेप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देन ड्रग इफेक्ट, इट इज़ द अल्टीमेट चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन brought about a consequence of drug action through a series of intermediate step। तो क्या है ड्रग इफेक्ट? क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट आफ्टर द ड्रग एक्शन, जो हमें अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है वो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग इफेक्ट। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से ड्रग एक्शन भी एक है। जो सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स। देन फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर, क्या क्या इसके मेन फंक्शन होते हैं रिसेप्टर के? पहला तो रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेसिफिक लीजेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल्स, देन ट्रांसडक्शन ऑफ द सिग्नल इनटू अ रिस्पॉन्स। ट्रांसडक्शन मतलब जो बहुत सारे स्टेप्स हैं उनको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब एक स्टेप में तो डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। जैसे पहले ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर कुछ और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे सेल के अंदर, प्रोटीन के शेप में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, उसके बाद में ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिसेप्टर का काम होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना और फिर ट्रांसडक्शन करवाना, मतलब सिग्नल का ट्रांसमिशन करवाना, उसके बाद रिस्पॉन्स पैदा होता है। तो ये बेसिक दो फंक्शन है रिसेप्टर के, और इसका खुद का और अलग कोई फंक्शन नहीं होता है। ये जो भी फंक्शन दिखाते हैं विद द आफ्टर बाइंडिंग टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही दिखाते हैं। पार्ट्स ऑफ रिसेप्टर, लीजेंड बाइंडिंग डोमेन होता है और इफेक्टर डोमेन होता है। किसी भी रिसेप्टर में दो डोमेन होते हैं, एक वो भाग जिसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है, या हम कहें ड्रग बाइंड करेगा, एगोनिस्ट बाइंड करेगा,
और दूसरा होता है इफेक्टर डोमेन, जिस डोमेन की मदद से, जिस हिस्से की मदद से वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो लीजेंड बाइंडिंग साइट स्विचेबल होती है स्पेसिफिक लीजेंड्स के लिए, और इफेक्टर डोमेन क्या होता है, वो हिस्सा जिसके जरिए फंक्शनल कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। उसके बाद है ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स, जो बीच बीच में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हम बात करेंगे। मोस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग इज accomplished by a small number of different molecular mechanism, जिसको हम ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर शेयर दीज हैंडफुल और ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स टू जनरेट इन इंटीग्रेटेड एंड एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स में, यानी ये इंटरमीडिएट मैकेनिज्म्स में पांच मेजर कैटेगरीज हैं, मतलब 5 मैकेनिज्म्स के थ्रू जो कोई भी रिसेप्टर है, कोई भी ड्रग एगोनिस्ट है, वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की मदद से जो ये मैकेनिज्म है वो होंगे, या फिर आयन चैनल रिसेप्टर्स के थ्रू, या लीजेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू होगा, या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर की मदद से, या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन जैक्स्टेड बाइंडिंग रिसेप्टर की मदद से, या फिर रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर की वजह से। सबसे पहले है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिनको हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। एक एक लाइन इसमें की याद होनी चाहिए आपको। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को हम हेप्ता हेलिकल या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि इनका आकार ही वैसा होता है, बिल्कुल बहुत सारे इसमें हेलिकल्स होते हैं, ऊपर नीचे सांप जैसे दिखता है। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स में ये सबसे बड़ी फैमिली है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन्स आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड हैव 3 सब यूनिट्स अल्फा बीटा heterotrimetric. When all are joined together, G protein is inactive. जब ये अल्फा बीटा गामा ये सब उसके सब यूनिट्स हैं, जब ये तीनों ज्वाइंट होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं किसी जी प्रोटीन में, तो वो जो जी प्रोटीन है वो इनएक्टिव होता है। जैसे ही एक भी सब यूनिट छोड़ता है, जी प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। जीपीसीआरस यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर लिंक टू द इफेक्टर एंजाइम चैनल या ट्रांसपोर्टर से। अगर जीपीसीआर अटैच्ड है एक या दो या बहुत सारी जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन टू फॉर रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन, तो जो जीपीसीआर्स हैं वो एंजाइम से, चैनल से, ट्रांसपोर्टर से अटैच हो सकते हैं और एक से ज़्यादा जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन्स के जरिए रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। जीपीसीआर्स कंट्रोल सेल फंक्शन वाया एडिनाइल साइक्लेज, फास्फोलाइपेज सी एंड आयन चैनल्स। ये जी प्रोटीन्स जो हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो हैं, ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू हम अपना रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू, फास्फोलाइपेज सी के थ्रू और आयन चैनल्स के थ्रू। व्हेन ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर which in turn activates a G protein that may result in activation or inhibition of adenyl cyclase and phospholipid C and ion channels। इन तीनों में से एक मैकेनिज्म होगा। Important G proteins with their action on the effector are GS, GI, GO और GQ। एस से स्टिमुलेशन ऐसे करके याद रखिएगा। जो जीएस का काम है स्टिमुलेटरी काम है, एक्टिवेशन का काम करता है, ओपनिंग का काम करता है, मतलब सारे पॉजिटिव काम है। जीआई का काम है इनहिबिशन का और जी नॉट का काम है इनहिबिशन का, इसका भी ऐसे याद रख लीजिए। जीओ है वैसे तो उसको आप नॉट पढ़ सकते हैं अब याद रखने के लिए। ये जो जीएस है वो एक्टिवेटरी है या स्टिमुलेटरी है। जीआई और जीओ ये दोनों इनहिबिशन का काम करते हैं और जीक्यू जो है वो फास्फोलाइपेज से एक्टिवेशन का काम करता है। तो जीएस का क्या काम है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन, कैल्शियम चैनल ओपनिंग इंपॉर्टेंट है ये। जीआई का काम है एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिशन एंड पोटेशियम चैनल ओपनिंग। जी नॉट का काम क्या है, कैल्शियम चैनल इनहिबिशन, और जीक्यू का काम क्या है, फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन। ये एकदम याद रखिएगा। आगे हम जब अभी रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, कोलिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में, तो वहाँ पे ये सब वर्ड्स आएंगे। ये कपलर्स है ना, मतलब एक रिसेप्टर में जीएस जीक्यू एक साथ हो सकता है, जीएस जीआई एक साथ हो सकता है।
तो ये कपलर्स हैं। अभी देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ जी प्रोटीन्स आर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड वन रिसेप्टर कैन यूटिलाइज मोर देन वन जी प्रोटीन, जिसको हम एगोनिस्ट प्लियोट्रॉफी कहते हैं। यानी अगर मस्करिनिक रिसेप्टर है तो ये जो रिसेप्टर है वो एक साथ दो जी प्रोटीन को यूटिलाइज कर सकता है, GI और GQ दोनों के एक साथ। उसी तरह से डोपामिन D2 है, वो GI G और GO को, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक है, गाबा है, सेरोटोनिन 5-HT1 है, ये सब GI GQ GO कपलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ना, और बाकी आप नीचे में देख सकते हैं। GS इज द कपलर फॉर मेनी हार्मोनल रिसेप्टर, और GI इज़ यूटिलाइज बाय सम अदर रिसेप्टर्स लाइक ओपियोइड एंड कैनाबिनाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरा याद करना ही पड़ेगा आपको। अभी इससे रिसेंट ईयर्स में कई क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे आप GPCR को सिंपल समझ सकते हैं। ये जो R लिखा है वो रिसेप्टर है, उससे वो जो ब्लैक कलर का गोल गोल जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है वो ड्रग है, या फिर कह सकते हैं एगोनिस्ट है। रिसेप्टर से बाइंड किया, उस रिसेप्टर से जी प्रोटीन बाइंड करेगा, फिर वहाँ जी प्रोटीन जो है वो आयन चैनल्स की ओर मूव करेगा, यानी या तो आयन चैनल्स को एक्टिवेट करेगा या फिर ये जो जी प्रोटीन है वो एंजाइम की मदद से भी रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये कुछ है, ये तरीके हैं, ये 2 तरीके हैं। देन आगे एक और चीज़ यहाँ पे है टाइम स्केल। ये जो जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, उनका जो फंक्शनिंग है वो सेकेंड में होता है, मतलब बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इनके जो इफेक्टर्स हैं, यानी कि ये जो जी प्रोटीन है या तो चैनल्स को इफेक्ट करेंगे या फिर एंजाइम्स को इफेक्ट करेंगे। तो ये 2 इनके इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, इफेक्टर पार्ट्स हैं। जी प्रोटीन जो है वो उनका जो कपलिंग है दैट इज़ इनडायरेक्ट, ये मीडिएटर का काम करते हैं। ये डायरेक्ट मतलब कि जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो डायरेक्ट हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ पे जो सिग्नल है उसका ट्रांसडक्शन होता है, या तो ये यानी आयंस के तक जाएगा जी प्रोटीन की मदद से, या फिर एंजाइम्स तक जाएगा, वहाँ पे एक्टिवेशन होगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। फ्रॉम इनसाइड आपको इसको सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है वो मेडिएटर बेस्ड है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कंट्रोल सेल फंक्शन बाय 3 मेजर पाथवेज। पहला है एडिनाइल साइक्लेज, जिसमें जो सेकेंड मैसेंजर है वो है CAMP साइक्लिक अमीनो फॉस्फेट pathway. Activation of adenyl cyclase with the help of G protein result in increased synthesis and intercellular accumulation of cyclic AMP. And CMP acts through CAMP dependent protein kinase A, which phosphorylate and alter the function of many enzymes, ion channels and structural proteins. CMP directly opens a specific type of membrane calcium channel, जिसको कहते हैं cyclic न्यूक्लियोटाइड गेटेड CNG इन द हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। CMP डायरेक्टली ओपन करता है कुछ इस खास तरह के कैल्शियम मेम्ब्रेन चैनल्स को, जिसको कहते हैं हम CNG, जो कि पाया जाता है हार्ट, ब्रेन, किडनी में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है CNG कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कौन कौन सी जगह है। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हार्ट, ब्रेन और किडनी में। दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, यूट्रस, GIT, ब्रोंकाई में स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए ये पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है, साइक्लिक AMP पाथवे या एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। और इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और इम्पल्स जनरेशन करता है हार्ट में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है लीवर में इसी पाथवे के थ्रू। लिपोलाइसिस है, वाटर कंडेंसेशन इन किडनी, इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन और मीडिएटर रिलीज, मॉड्यूलेशन ऑफ जंक्शनल ट्रांसमिशन। उसके बाद है फास्फोलाइपेज C IP3DAG पाथवे। यहाँ पे फास्फोलाइपेज C पाथवे में का IP3DAG जो है वो सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज बाय स्टिमुलेटिंग जी प्रोटीन। जैसे ही जी प्रोटीन का स्टिमुलेशन होता है तो फास्फोलाइपेज पाथवे फास्फोलाइपेज एक प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद फिर हाइड्रोक्सिलेज
hydrolyzes the membrane phospholipid phosphatidyl acetyl 4,5 डाइफॉस्फेट PIP2। फिर यहाँ पे फास्फोलाइपेज का हाइड्रोलिसिस से ये PIP2 बनता है, जिसका फिर से जिसके हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक्चुअली एक्टिवेशन होगा फास्फोलाइपेज सी का। फास्फोलाइपेज सी के एक्टिवेशन से PIP2 बना, और PIP2 का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, IP3 मिलेगा हमें और DAG मिलेगा, डाइएसाइल ग्लिसराइल। तो ये जो IP3 है और वो DAG है, ये दोनों सेकेंड मैसेंजर का काम करेंगे। यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल्स को कैल्शियम चैनल के स्टिमुलेशन में मदद करेगा, मोबिलाइजेशन में मदद करेगा। और ये यहीं पे जो ये कैल्शियम मिलेगा हमें, वो अगर DAG के साथ कंबाइन हो जाता है तो वहाँ पे प्रोटीन काइनेज, एक प्रोटीन है प्रोटीन काइनेज, उसका एक्टिवेशन होगा जो कि इनएक्टिव फॉर्म में वहाँ पे था, सेल में था। इसके एक्टिवेशन से फिर हमें सेलुलर रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी एक्सेट्रा एक्टिवेट होगा, ये सब या तो इंक्रीज होगा। देन चैनल रेगुलेशन है। चैनल रेगुलेशन इसका GPCRs का तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। द एक्टिवेशन ऑफ G प्रोटीन ऑन कैन ओपन और इनहिबिट आयनिक चैनल्स स्पेसिफिक फॉर कैल्शियम एंड पोटेशियम विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी सेकेंड मैसेंजर। पहले का क्या क्या हो रहा था, एडेनाइल साइक्लेज में हम CMP को सेकेंड मैसेंजर के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे थे। सेकेंड में क्या हुआ, जो हमारा फास्फोलाइपेज से पाथवे था उसमें IP3 और DG को हमने सेकेंड मैसेंजर के फॉर्म में इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे चैनल रेगुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम किसी भी सेकेंड मैसेंजर की हमें ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली यहाँ पे चैनल्स का ब्लॉकेज होगा या फिर चैनल आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा। दिस ब्रिंग अबाउट हाइपरपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन और चेंजेस इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। GS ओपन कैल्शियम चैनल इन मायोकार्डियम and skeletal muscles. G0 opens potassium channel in heart and smooth muscles, and G0 inhibits calcium channel in neurons. Direct channel regulation is mostly the function of beta gamma dimer of the dissociated G proteins. यहाँ पे आयन चैनल्स अब देखते हैं। हम अभी तक हमने देखा GPCRs के बारे में हमने देख लिया, अब आयन चैनल्स देखते हैं। तो रिसेप्टर, इस तरह के आयन चैनल्स में क्या होता है, जो रिसेप्टर है वो, जो आयन चैनल्स हैं वो रिसेप्टर मेडिएटेड होते हैं। आयन चैनल्स के एक साइड रिसेप्टर होता है जिससे आके सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है, और सिंपल ये बहुत क्विक प्रोसेस है। मैंने कहा था ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो आयन चैनल्स पे बेस्ड ही होते हैं, उनका मैकेनिज्म। आयन चैनल मिली सेकेंड्स में काम करते हैं, मतलब बहुत स्पीड से जो एक्शन है वो हमें मिलता है। इफेक्टर क्या है, आयन चैनल, और कपलिंग क्या है, डायरेक्ट। यहाँ पे कोई मेडिएटर नहीं है GPCRs की तरह, यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा रिसेप्टर से और हमें हाइपरपोलराइजेशन या डिपोलराइजेशन होगा। जब यहाँ पे इफ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, आयंस का इफ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, मतलब आयंस या तो अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, ये सब प्रोसेस होगा और हमें डायरेक्टली सेलुलर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। द ड्रग डायरेक्टली बाइंड्स टू द रिसेप्टर लोकेटेड ऑन एन आयन चैनल विदाउट मेडिएटेड बाय G प्रोटीन। ये फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। इट इज ऑल्सो नोन एज लीजन गेटेड आयन चैनल। when drug binds the channel open and ions can enter, they enclose on selective channel for sodium, potassium, calcium and chlorine without their molecules. Binding of drug या agonist कहें to the ionotropic receptor then opens the ion channel. This opens the ion channel and flow of ion through the channels. Then what happens, hyperpolarization या depolarization or changes in the cytosolic composition. Then we will get the response. तो इस तरह के आयन चैनल्स पे बेस्ड जो ड्रग्स हैं, जो आयनिक इस तरह के रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, उनमें क्या क्या है, इसको हम लीजन गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं ना, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया। तो इस तरह के लीजन गेटेड आयन चैनल्स पे काम करने वाले कौन कौन से ड्रग्स हैं, निकोटिनिक कोलिनर्जिक है, एंड गाबा ए है, ग्लाइसिन इनहिबिटरी ए है, अमीनो एसिड है, और एक्साइटेटरी अमीनो एसिड ग्लूटामेट है, कैनेट है, NMDA एंड AMP है, एक्साइटेटरी अमीनो एसिड ग्लूटामेट में, और 5-HT receptors हैं. So these are based on this lesion gated ion channels. Then we have the enzymatic receptor. Enzymes are stimulated with the outer ring. The drug binds to the extracellular site and the intracellular site has enzymatic activity. इसके examples हैं prolactin, insulin, growth hormone, cytokines and interleukins, TNF, interferon, TGF,
ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ हार्मोन, TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ हार्मोन। तो ये सब इसी तरह के रिसेप्टर पे बेस्ड है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर पे। एंजाइमेटिक रिसेप्टर में क्या है, जो रिसेप्टर है वही एंजाइम है, एंजाइम और रिसेप्टर दोनों का काम कर रहा है। और ये जो डायरेक्ट हमारा एगोनिस्ट है या सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, डायरेक्टली बाइंड टू द एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड वी देन प्रोटीन फास्फोराइलेशन occur, then gene transcription, then protein synthesis, and at the end we will get the cellular response. Time scale will be hours, बहुत स्लो मैकेनिज्म, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इट विल टेक कई घंटे लग जाते हैं। इफेक्टर क्या करे, इफेक्टर यहाँ पे कौन सा है, एंजाइम। कपलिंग क्या है, डायरेक्ट है, यानी कि सिग्नल मॉलिक्यूल डायरेक्टली हमारे रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। देन वी हैव द जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। द जैक स्टेट बाइंड, या जिसको हम लोग कहते हैं जेनस काइनेस सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सिग्नलिंग पाथवे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल सिग्नल्स आउटसाइड द सेल विच कॉजेज DNA ट्रांसक्रिप्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो इसमें क्या होता है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज है, जिस टायरोसिन प्रोटीन काइनेज में जीनस काइनेज प्रोटीन होता है, जीनस काइनेज नाम का एक प्रोटीन टायरोसिन प्रोटीन होता है। और जीनस काइनेज ये जो है वो एक्टिवेट होता है, जैक जैसे ही जीनस काइनेज एक्टिवेट होता है, ये इसका फास्फोराइलेशन होगा। ये कॉज GK का एक्टिवेशन क्या कॉज करेगा, फास्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज। उसके बाद हम ये जो टायरोसिन रेजिड्यूज हैं दैट विल बाइंड टू द सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं स्टेट। इस प्रोटीन से ये बाइंड करेगा टायरोसिन रेजिड्यूज। देन स्टेट फास्फोराइलेटेड बाय JK एंड डाइमराइजेशन ऑफ स्टेट अकर, स्टेट अगेन फास्फोराइलेटेड बाय JK जीनस काइनेज। फिर उसके बाद डाइमराइजेशन होगा, दो स्टेट मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होंगी। फिर ट्रांसलोकेशन टू द न्यूक्लियस, जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, यही जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वही वाला मैकेनिज्म शुरू होगा और फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो बहुत सारे साइटोकाइनिन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, प्रोलेक्टिन है, इंटरफेरॉन है, दीज बेस्ड ऑन दिस जैक स्टेट पाथवे या फिर जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर भी कहते हैं। तो इसी पे बेस्ड है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आता है जैक स्टेट से। न्यूक्लियर रिसेप्टर है, नाम से ही पता चल रहा है, अल्टीमेटली इट विल affect at the gene level. This type of receptor are slowest acting, only lipid soluble drugs can connect on it। जितने भी लिपिड soluble ड्रग हैं, केवल लिपिड soluble ड्रग्स ही एक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर हैं वो हमें मिलेंगे न्यूक्लियर सरफेस पे। इफ ड्रग बाइंड्स विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर देन दे बाइंड विद द DNA and act on ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। ऑल स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन्स है, प्रोजेस्टेरॉन है, थायरोक्सिन है, विटामिन D है, विटामिन A है। दीज फंक्शंस ऑन द दीज डायरेक्टली एक्ट ऑन द न्यूक्लियर रिसेप्टर। विटामिन A, D, K, E ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो ये इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ड्रग आता है यहाँ पे, अगर सेल सरफेस रिसेप्टर्स है या कुछ भी आयन चैनल्स है उसके थ्रू वो क्रॉस करेगा। लिपिड सॉल्युबल है तो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करेगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस पे आएगा, न्यूक्लियस के सरफेस पे हमें मिलेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर, वहाँ न्यूक्लियस में मिलेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर, वहाँ पे बाइंड करेगा। फिर वो जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन द प्रोटीन सिंथेसिस अकर, देन दी सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट विल टेक आवर्स, कई घंटे लगेंगे। इसमें इफेक्टर क्या है, जीन ट्रांसक्रिप्शन और कपलिंग होती है DNA के थ्रू। तो आगे देखते हैं मेजर फंक्शनल पाथवेज ऑफ GPCR ट्रांसडक्शन। तो हमने क्या 3 पाथवेज देखे, एडिनाइल साइक्लेज AMP। ये एक्चुअली में मुझे पहले इंक्लूड करना चाहिए था, मैं ना इसको पहले इंक्लूड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम GPCR पाथवे का जो 3 मैकेनिज्म पढ़े ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एडिनाइल साइक्लेज है, फास्फोलाइपेज C है, चैनल रेगुलेशंस है। तो ये तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है और ये कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो इस किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं उस पर बेस्ड है। आपको याद रखने हैं एड्रेनर्जिक बीटा जैसे रिसेप्टर्स हैं, ये काम इनका एक्टिवेशन होता है, ये एक्टिवेशन का काम करते हैं, एड्रेनाइल साइक्लेज CMP को फॉलो करते हैं। और इस तरह से सब हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है। कैल्शियम चैनल ओपनिंग के लिए कौन सा ड्रग है,
कौन सा रिसेप्टर है, वो सब है, इसको याद करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कौन सा रिसेप्टर किस मैकेनिज्म पे काम करेगा और क्या काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे M1 M3 है, ये फास्फोलाइपेज 3 फास्फोलाइपेज 3 वाला जो पाथवे वो इस्तेमाल करेंगे। AP3 DHG इसमें सेकंड मैसेंजर होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे इन सबको हम हर ड्रग में अभी और पढ़ेंगे, पर फिर भी यहाँ पे एक साथ है, आप यहाँ पे यहीं से याद कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। और आगे ये है ड्रग रिस्पॉन्स कर्व। मैंने ड्रग रिस्पॉन्स कर्व के बारे में जस्ट थोड़ा टाइम कुछ समय पहले मैंने कुछ बताया था इससे रिलेटेड, तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए। ये ग्राफ आता है, कई बार पूछा जाता है। तो DRC का जो ग्राफ है वो हाइपरबोला कर्व होता है, जिससे कैलकुलेशन मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको सिग्मॉइड कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब लॉग DRC बना देते हैं। तो लॉग DRC को समझना थोड़ा आसान होता है। When a drug is administered systemically, the drug response relationship has two components. ये तो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप और प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। As curved lines can't give good mathematical comparison, so dose is converted to log dose to form log DRC. Advantages, what are the advantages of DRC? हमें क्यों ज़रूरत है DRC यूज़ करने की, क्या इसके फ़ायदे हैं? The large variation in the dose can be plotted on the same curve. तो अगर डोज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो उसको हम एक ही कर्व में प्लॉट कर सकते हैं log DRC में। B part of the curve is more straight, it has therapeutic importance. तो इस कर्व का जो B वाला पार्ट है उसमें थोड़ा वो ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेट है, मतलब उसमें वेरिएशन कम है, तो इसका थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस है। देन थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन थेरेपेटिक इंडेक्स से। थेरेपेटिक इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ ड्रग सेफ्टी। थेरेपेटिक इंडेक्स इज द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ द ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। And what is therapeutic index? It is equal to median lethal dose LD50 of the drug and upon median effective dose of the drug. ये ग्राफ याद रखिए, ग्राफ से भी पूछा जाता है। जो मैक्सिमल थेरेपेटिक इफेक्ट है और मिनिमल थेरेपेटिक इफेक्ट है, दोनों के बीच का जो मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट है और मिनिमल थेरेपेटिक इफेक्ट है, ये दोनों के बीच का जो एरिया है वो थेरेपेटिक रेंज कहलाता है, जिसको अभी आगे मैं बताऊंगी। LD50 क्या है? It is the dose of a drug which is lethal for 50% of the population. And ED50 क्या है? It is the dose of a drug which produces the desired effect in 50% of the population. इसी के रेशियो को, यानी कि लीथल डोज 50% जो 50% लोगों में शो होता है उसके, और ड्रग का वह डोज जो 50% लोगों में लीथल इफेक्ट पैदा करता है, और वो डोज ड्रग का वह डोज जो डिज़ायर्ड इफेक्ट करता है 50% पॉपुलेशन में, दोनों के जो रेशियो है उसको हम कहते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। मतलब इसी के बीच जो ड्रग है वो हमारे लिए सेफ़ रहेगा। अगर इससे ऊपर नीचे हो रहा है, इससे आगे निकलेगा, तो फिर ये हमारे लिए थेरेपेटिक नहीं रहेगा, हमारे लिए काम नहीं करेगा। हायर द वैल्यू ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स सेफर ड्रग, जितना ज़्यादा, इसीलिए हमने कहा ना था जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कोई ड्रग कितना सेफ़ है उसको बताता है। जितना ज़्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स रहेगा ड्रग उतना ही ज़्यादा सेफ रहेगा। देन वी हैव थेरेपेटिक विंडो और थेरेपेटिक रेंज। इट इज़ द रेंज ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूसेस डिजायर्ड रिस्पॉन्स विथ मिनिमल टॉक्सिसिटी। थेरेपेटिक विंडो किसके बराबर होगा? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मैंने कहा ना, ग्राफ में देखिए ये मैक्सिमम मिनिमल थेरेपेटिक इफेक्ट और मैक्सिमल एक्सेप्टेबल एडवर्स पे। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मतलब वह कंसंट्रेशन जब तक ड्रग वो मिनिमम कंसंट्रेशन जहाँ तक ड्रग हमें थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मतलब उस कंसंट्रेशन ड्रग का वह कंसंट्रेशन जिससे ऊपर जाने पे हमें एडवर्स इफेक्ट मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है थेरेपेटिक विंडो या थेरेपेटिक रेंज। ड्रग पोटेंसी, द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड पोटेंसी ऑफ द ड्रग। किसी भी ड्रग से डिजायर्ड इफेक्ट प्राप्त करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमें देना पड़ता है वो ड्रग पोटेंसी कहलाता है। दी एनाल्जेसिक डोज ऑफ, जैसे कि एग्जांपल है, एनाल्जेसिक डोज मतलब दर्द को कम करने वाला जो मॉर्फिन का इफेक्ट होता है वो 10 mg में मिल जाता है। हमें 10 mg मॉर्फिन देने पर हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट मिल जाता है। लेकिन वहीं पे पेथिडीन को देखें तो उसका 100 mg दोगे तब हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मॉर्फिन इज़ 10 times मोर पोटेंट देन दी
पैथिडीन। देन ड्रग एफिकेसी क्या होता है? मैक्सिमम रिस्पॉन्स, morphine is more efficacious, so morphine is more efficacious than aspirin as an analgesic. Then we have combined effect of drug, and this is the last topic in pharmacodynamic, I think. कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग नाम से ही पता चल रहा है, दो या दो से अधिक ड्रग्स को हम मिला देंगे तो जो ड्रग की इफिकेसी है वो या तो इंक्रीज़ हो जाएगी, ड्रग का इफेक्ट या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो दो चीज़ें हो सकती है किसी भी दो या दो से अधिक ड्रग्स को मिलाने पे। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज़ फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर देन इट इज़ नोन एज सिनर्गिज्म, यानी कि एक और एक जब दो हो जाए या दो ड्रग को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें डबल इफेक्ट मिलता है, यानी दोनों ड्रग का कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलता है। तो एस्पिरिन पैरासीटामोल जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए तो हमें एंटी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक दोनों इफेक्ट मिलता है। नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथिन है कंबाइंड इफेक्ट के एग्जांपल, सिनर्गिज्म के एग्जांपल, जनरल एनेस्थेटिक का काम करते हैं दोनों। एंड एम्लोडिपिन है जब हमें ज़्यादा इफेक्ट चाहिए रहता है तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन कंबाइंड इफेक्ट के वाले ड्रग आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एक ही सिरप पियो, सर्दी जुकाम खांसी सबसे छुटकारा पाओ। तो ये सब किस पे बेस्ड है? इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है। वो देखते हैं कि कौन सा ड्रग किसके साथ कंपेटेबल है और क्या सिनर्गिज्म हो रहा है, कि सुप्रा एडिटिव बिहेवियर मिल रहा है। यानी सुप्रा एडिटिव बिहेवियर क्या है? अब पोटेंशिएशन क्या भी कहते हैं उसको हम, सुप्रा एडिटिव को। इसमें क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट, यानी एक और एक 11 हो जाए, यानी हमें जितना रिस्पांस चाहिए था उससे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे ड्रग ए का जितना रिस्पांस था और ड्रग के बी का जितना रिस्पांस था, उसको जोड़ने के बाद जो ए बी रिस्पांस मिलना था वो जो जितना मिलता उससे हमें ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि ड्रग ए और बी के टोटल रिस्पांस से भी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हम उसको पोटेंशिएशन या सुप्रा एडिटिव कहते हैं। सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, एसिटाइल कोलिन प्लस फिजोस्टिगमिन है, इनहिबिशन ऑफ द ब्रेक डाउन, और ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन आता है, इस पोटेंशिएशन से आया था क्वेश्चन। एंटागोनिज्म है, व्हेन द ड्रग डिक्रीजेज और एबलाइजेस द एक्शन ऑफ द अदर दे आर सेड टू बी एंटागोनिस्टिक। तो इसमें क्या होगा? ड्रग ए और ड्रग बी के कॉम्बिनेशन से हमें जो इफेक्ट मिलना था वो अपोजिट कम मिलता है, जितना चाहिए था उससे कम मिलता है, यानी यहाँ पे एंटागोनिज्म हो जाता है। फिजिकल एंटागोनिज्म है, बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, चारकोल एब्जॉर्ब्स एल्कोलाइड्स एंड कैन प्रिवेंट देयर एब्जॉर्प्शन यूज्ड इन एल्कोलाइड पॉइजनिंग। और केमिकल एंटागोनिज्म है, तो एंटागोनिज्म जो है इसी से एंटीडोट बनता है। टू ड्रग्स रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म एन इनेक्टिव कंपाउंड, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज एल्कलॉइड्स एंड यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक लेवेज इन पॉइजनिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एंटागोनिज्म का पॉइजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एंटागोनिज्म है, ये एग्जांपल्स जो मैंने ऐड की हैं वो याद रखना पड़ेगा आपको, इन एग्जांपल से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म है, टू ड्रग एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स और बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स बट हैव अपोजिट ओवर्ट इफेक्ट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिस्टामिन एंड एड्रेनलिन ऑन ब्रोंकियल मसल्स, ऑन बीपी ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट दिखाते हैं। ये फिर से आ गया हाइड्रोक्लोरोथायराइड डायूरेटिक एंड एमिलोराइड ऑन यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन ऑन ब्लड शुगर लेवल। एंड देन वी हैव रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या है? वन ड्रग यानी एंटागोनिस्ट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द अदर एगोनिस्ट। एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन मस्करिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा, एट्रोपिन भी मस्करिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रिसेप्टर एंटागोनिज्म हो जाएगा, यानी दूसरे ड्रग ये जो एक दूसरे दोनों एक ही रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो एक जो एट्रोपिन है वो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा। अभी जो रिसेप्टर एंटागोनिज्म है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म हो सकता है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का अगर कॉन्सेप्ट आपका पहले का क्लियर हो गया है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में हाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है, एंटागोनिस्ट बाइंड्स विद द सेम रिसेप्टर ऑन द एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट रिसेंबल्स केमिकली विद द एगोनिस्ट
एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है। ये जो एंटागोनिस्ट है वो एगोनिस्ट की जगह पे बाइंड करेगा और एगोनिस्ट बेचारा बाइंड नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन आया था कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जो इक्विलिब्रियम टाइप का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है उसमें DRC यानी ड्रग रिस्पॉन्स कर्व कैसा मिलता है। तो उसमें क्या होता है, पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एगोनिस्ट। आप ये आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आया है जीपे 2013 या 15 में, रिसेंटली आया है। द सेम मैक्सिमल रिस्पॉन्सेज कैन बी अटेन्ड बाय इंक्रीजिंग डोज ऑफ एगोनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सरमाउंटेबल एंटागोनिज्म। और इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एसिटाइलकोलिन का एट्रोपिन जो एट्रोपिन का जो इफेक्ट होता है एसिटाइलकोलिन पे, वो जो है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल है। मॉर्फिन, एलोक्सेन है, वो भी एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल है। मैंने कहा ना, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है और एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, अब पूरे फार्मेकोलॉजी में चलता रहेगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप इसको एकदम अच्छे से समझ जाएं, याद एकदम क्लियरली आप इसको अलग अलग सेपरेटली समझ लें कि एंटागोनिज्म क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, पूरे इसी पे बेस्ड रहेगा। फिनोबेंजामीन इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एंटागोनिस्ट ऑफ एड्रेनालिन एट द अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या हो गया है, अब ये भी समझ लीजिए। इसको हम एलोस्टेरिक एंटागोनिज्म भी कहते हैं। जो हमारा एगोनिस्ट है या ड्रग है वो बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइड पे, मतलब जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसकी जगह पे वो किसी साइड में बाइंड करेगा, तो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है उस सबस्ट्रेट की साइड पे, एंजाइमेटिक साइड पे बाइंड करने का उसको कोई शौक नहीं है, उसके लिए अलग से जगह है तो वहाँ पे बाइंड करेगा और फिर भी अपना इफेक्ट दिखा। जैसे साइलेंट किलर्स होते हैं ना पढ़ाई लिखाई में, ऐसे लोग जो सामने से वार नहीं करते, पीछे से चुपचाप वार करते हैं। मतलब सामने से ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हमें कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, लेकिन चुपचाप वो पढ़ते रहते हैं और चुपचाप पढ़ते पढ़ते ही एक दिन टॉपर बन के निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही टाइप के होते हैं ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब साइलेंटली अपना काम करेंगे और अपना इफेक्ट दिखा के चले जाएंगे। तो आप भी बनिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह, कंपटीशन कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली कर रहे हैं और रिस्पॉन्स तो वही मिल रहा है। फ्लैटनिंग ऑफ एगोनिस्ट DRC, इसमें क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में फ्लैटनिंग ऑफ एगोनिस्ट DRC, इस पर भी क्वेश्चन आया है। ड्रग रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज सप्रेस्ड, इसको बोलते हैं अनसरमाउंटेबल एंटागोनिज्म। मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज सप्रेस्ड, ठीक है। मैक्सिमल रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल क्या है, डाइजेपाम और बाइक्यूकुलिन। और ये यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या है एंटागोनिस्ट, क्या है पार्शियल एगोनिस्ट, क्या है फुल एगोनिस्ट, क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट, क्या है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइट ऑफ ये सिंपल सा एक हमारा रिसेप्टर साइट है। इस रिसेप्टर में एक साइड है आपको मिलेगा जिसमें बाइंड करता है, एक एंजाइमेटिक साइट है जिससे रिसेप्टर बाइंड करता है, जिससे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और दूसरा आपको मिलेगा एक एलोस्टेरिक साइट जिससे जो कॉम्पिटिटिव जिससे जो हमारा कोई दूसरे मॉलिक्यूल हैं, जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड करेंगे, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। तो फुल एगोनिस्ट में क्या होता है, जो हमारा एगोनिस्ट है यानी ड्रग मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड कर देता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके लिए उसका फिजियोलॉजिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का होता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये कम्प्लीटली हमें पूरा उसका रिस्पांस मिलेगा। जो एगोनिस्ट है पूरी तरह से रिसेप्टर से एकदम परफेक्टली बाइंड हुआ है, पूरा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होगा, जो हमारा ड्रग है वो वहाँ पे जहाँ पे इसको बाइंड करना है सबस्ट्रेट साइड पे, जहाँ पे इसका मेन बाइंडिंग साइट है वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा वहाँ पे, क्योंकि दूसरा जो हमारा एगोनिस्ट है वो बाइंड कर जाएगा। पार्शियल एंटागोनिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो एगोनिस्ट बाइंड करेगा वो भी अपना पूरा रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा और हमारा जो मेन एगोनिस्ट है वो भी बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो इस तरह के जो एगोनिस्ट है उसको हम लोग पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं, मतलब जो खुद अपना काम पूरा ना कर पाए और दूसरे को भी काम ना करने दे। उसके बाद है
कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देखिए, ये तो उनका खुद का तो कोई रिस्पॉन्स होता नहीं है, ये डायरेक्ट ये जो हमारा मेन एगोनिस्ट है उसके रिस्पॉन्स को इनहिबिट करेंगे और कुछ इस तरह से हमारे एगोनिस्ट के साइड पे, बाइंडिंग साइड पे बाइंड कर जाएंगे रिसेप्टर में। तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो यहाँ पे 0 होगा। और आगे लास्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है, जो एगोनिस्ट हमारा जो एंटागोनिस्ट है, जो हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है, हमारा जो एंटागोनिस्ट है वो बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइड पे, जो साइड में हमारा मेन साइड है एंजाइम के बाइंड करने के साइड है, वहाँ पे बाइंड ना करके दूसरी साइड पे बाइंड करेगा और उसमें कुछ ऐसा अल्टरेशन कर देगा रिसेप्टर में कि जो एगोनिस्ट है वो भी बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कंप्लीट एंटागोनिज्म देखने को मिलता है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का एंटागोनिज्म है। और इसके बाद है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो बहुत सिंपल सा, इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। आई थिंक 10 पेजेस आर लेफ्ट, होप इट विल बी फाइन फॉर यू। 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया ये, पर फिर भी एक लेक्चर में एक ही सिटिंग में कंप्लीट कर लेना ज़्यादा सही है फार्माकोडायनेमिक को। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। ड्रग डोज क्या होता है, ड्रग डोज इज द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इन अ गिवन पेशेंट। डोज ऑफ अ ड्रग हैज़ टू बी क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ द चूज एंड रिस्पॉन्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एनाल्जेसिक डोज ऑफ एस्पिरिन फॉर हेडेक इज़ 0.3 0.5 ग्राम। वहीं पे एंटी प्लेटलेट डोज ऑफ एस्पिरिन कितना है, 60 से 150 mg। तो जो डोज है वो वेरी कर सकता है, किस तरह का हमें रिस्पॉन्स चाहिए उसके हिसाब से। एंड दीज आर द मेनी फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द ड्रग रिस्पॉन्स। जैसे कि ड्रग फैक्टर्स है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग है, पेशेंट फैक्टर है, एज, सेक्स, बॉडी साइज, स्पीसीज, रेस एंड जेनेटिक्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं, टॉलरेंस है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग। एंड वी हैव बाइंडिंग। पहला हम कुछ फैक्टर्स हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ही, एकदम ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बॉडी साइज है, इन्फ्लुएंस द कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग अटेंड एट द साइट ऑफ एक्शन। तो बॉडी साइज जो है, कितना साइट ऑफ एक्शन पे कितना कंसनट्रेशन जाता है ड्रग का, उसको अफेक्ट करता है। फॉर एक्सेप्शनली ऑबीज और लीन इंडिविजुअल एंड फॉर चिल्ड्रन, डोज में भी कैलकुलेटेड ऑन बॉडी वेट। तो इसी के हिसाब से फिर हम बॉडी वेट, ऐसे केसेस में जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके केस में हम बॉडी साइज के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितना ड्रग पेशेंट को देना चाहिए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फार्मूलाज है, इंडिविजुअल डोज है वो कितना है, BW/70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। और ये इंडिविजुअल डोज भी निकाल सकते हैं BS बॉडी सरफेस एरिया की मदद से। बॉडी सरफेस एरिया किस फार्मूला से निकालते हैं, डुबोइस फार्मूला से निकालते हैं। क्वेश्चन ये आंसर ये याद रखिएगा, डुबोइस फार्मूला से बॉडी सरफेस एरिया निकालते हैं और ये बॉडी सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है। देन वी हैव एज। एज में यंग्स फार्मूला है, चाइल्ड डोज। ये यंग्स फार्मूला और डीलिंग्स फार्मूला, इसके थ्रू हम चाइल्ड डोज कैलकुलेट करते हैं ना। चाइल्ड डोज के लिए फार्मूला आप याद रखिए, आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज अपॉन, अगर यंग्स फार्मूला में कहें तो एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। और डीलिंग्स फार्मूला में चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स ऑफकोर्स, इसलिए हमें अलग से इनका डोज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। दे हैव फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस फ्रॉम एडल्ट्स। बच्चों का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, बॉडी फंक्शन है, स्ट्रक्चर, वो काफ़ी अलग होता है, इसलिए इनके जो डोजेज़ हैं वो अलग से कैलकुलेट किए जाते हैं। इन्हें हम सिंपली स्मॉल एडल्ट्स नहीं कह सकते। देन वी हैव सेक्स, genders, how gender affects the absorption of drug or how gender modifies the action of drug. Females have smaller body size, females का body size small होता है। they required doses are they required lower doses, मतलब इनको कम डोजेस की ज़रूरत होती है क्योंकि इनका बॉडी साइज कम होता है। डाइजॉक्सिन इन मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ हार्ट फेलियर, mortality rate is high and इन केस ऑफ फीमेल्स डाइजॉक्सिन के लिए जो मेंटेनेंस थेरेपी है उसमें मॉर्टेलिटी रेट है
अब डाइजॉक्सिन जो मेंटेनेंस थेरेपी है हार्ट फेलियर के लिए, वो फीमेल्स में ही मोर्टिलिटी रेट उसकी वजह से हाई है। बीटा ब्लॉकर्स है, मिथाइल डोपा है, डायरेटिक्स हैं, ये सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग में इंटरफेयर करते हैं मेल्स में, और लेकिन फीमेल्स में इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये इस तरह से जो जेंडर है वो काफ़ी हद तक ड्रग्स के एक्शन को मॉडिफाई करता है। गायनोकोमेस्ट्रिया है एक ऐसा साइड इफेक्ट जो केवल और केवल मेल्स में देखने को मिलता है, और क्लोरप्रोमाजोन कॉज कर सकता है गायनोकोमेस्ट्रिया, मेटोक्लोप्रामाइड का कॉज कर सकता है। देन कीटोकोनाजोल है, लॉस ऑफ लिबिडो इन मेन बट नॉट इन वुमेन्स। प्रेगनेंसी है, पर्टिकुलरली थर्ड सेमेस्टर जो है उसमें काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एंड so due to the marked physiological changes, progressive changes, we have different kind of drug action during pregnancy. We can different type of drug actions can be seen during pregnancy. Then species और किस तरह से drug action को modify करता है। species variation in the drug responses to do exist. कोई जैसे कुछ रैबिट के स्ट्रेन्स हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू एट्रोपिन। रैट एंड माइस है, दे आर रेजिस्टेंट टू डिजिटाइलिस। रेशियल डिफरेंसेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड, एंड ब्लैक रिक्वायर हायर डोजेज ऑफ एट्रोपिन एंड एफेड्रिन। जो काले लोग होते हैं उनमें एट्रोपिन के ज़्यादा डोजेज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि रेसिज्म भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है, ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करता है। मंगोल्स हैं, उनका जो उनके प्यूपिल डायलेशन के लिए कम मात्रा में एट्रोपिन और इफेड्रिन की ज़रूरत होती है, कम डोजेज में। अफ्रीकन जो है उनमें बीटा ब्लॉकर कम इफेक्टिव होता है। साइमोन है, साइमोन यानी सब अक्यूट माइलोटॉपिक न्यूरोपैथी है, जो कि केवल जापान के लोगों में देखने को मिलती है, इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता। जेनेटिक्स भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हद तक ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स, जेनेटिक इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स, ट्रांसपोर्टर एंजाइम्स, आयंस, चैनल्स, रिसेप्टर्स एंड कपलर्स आर कंट्रोल जेनेटिकली, दैट्स वाई इंडिविजुअल वेरिएशंस ऑफ रिस्पॉन्सेज कैन बी ट्रेस्ड। देन फार्माकोजेनेटिक है, ये भी था तो आई इंक्लूडेड दिस। व्हाट इज फार्माकोजेनेटिक? यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग एंड डोज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु आर आइदर more likely or less likely to respond to our drug. जैसे G6PD डिफिशियंसी है, उसमें प्राइमाक्वीन, क्लोरोक्वीन एट्सेट्रा कुड कॉज हीमोलाइसिस। जिन लोगों में G6PD डिफिशियंसी होती है, इट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो जिनमें G6PD डिफिशियंसी होती है उनमें प्राइमाक्वीन, क्लोरोक्वीन हीमोलाइसिस कॉज कर सकता है। Routes of administration, of course, routes of administration affect, modify the action of drug. Routes of administration determines the speed, intensity of drug response. Parenteral for speedy action, जब भी हमें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए रहता है तो उस कंडीशन में हम पेरेंटेरल रूट से देते हैं। ड्रग में हैव डिफरेंट एक्शंस वाया डिफरेंट रूट्स। मैग्नीशियम सल्फेट का जैसे एग्जांपल है, ये अलग अलग रूट से अगर देंगे तो उसका अलग अलग टाइप का एक्शन होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म में गेट इंड्यूस्ड एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजेंस, टोबैको, स्मोक एंड चारकोल, ब्रॉइल्ड मीट एक्सेट्रा, तो ये सारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर सकते हैं। फूड इंटरफियरेंस, जैसे खाली पेट लेने पे ड्रग का इफेक्ट अलग मिलता है, खाना खाने के बाद ड्रग का इफेक्ट अलग मिलता है, इसलिए डॉक्टर अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग टाइम पे मेडिसिन लेने को प्रिस्क्राइब करते हैं। एम्पेसिलिन गेट रिड्यूस, ग्लिसोफल्विन गेट्स इन्हेंस्ड, फूड इंटरफेरेंस, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। हिप्नोटिक्स हैं, उसको हमेशा रात में लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एफिशिएंसी ऑफ अ ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय पेशेंट बिलीव्स, एल्टीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, पर्टिकुलरली CNS ड्रग। मोर जनरल, जैसे कि एग्जांपल के लिए है कैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कैसे अफेक्ट करते हैं। मोर जेनेटिक, मोर GA, ये एक्चुअली ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, इट इज़ साइकोलॉजिकल, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक, ऐसे पेशेंट्स को हम जब जनरल एनेस्थेटिक देते हैं जो बहुत नर्वस हो या बहुत चिंतित हो, तो उनमें हमें जनरल एनेस्थेटिक के हाई डोजेस देने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका इफेक्ट हमें जल्दी देखने को नहीं मिलता। वहीं पे एल्कोहल जनरली इम्पेयर्स परफॉर्मेंस, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काफ़ी अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शन को। प्लेसिबो इफेक्ट आता है, निसिबो इफेक्ट आता है। प्लेसिबो में क्या होता है, एक इनर्ट सब्सटेंस पेशेंट को दिया जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, तो एक तरह से इसको हम
डम मेडिकेशन भी कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। एन इनर्ट व्हाट इज प्लेसिबो? एन इनर्ट सब्सटेंस विच इज़ गिवन इन ग्रैब ऑफ मेडिसिन, वर्क बाय साइकोडायनेमिक इफेक्ट नॉट फार्माकोडायनेमिक। ऑफ कोर्स इसमें कोई फार्माकोडायनेमिक रूल नहीं होता। समटाइम्स रिस्पॉन्स इज इक्विवेलेंट टू एक्टिव ड्रग। लैक्टोज टेबलेट्स, कई पेशेंट्स को जैसे कोई बीमारी है ही नहीं, फिर भी वो बीमार फील करता है, डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि ही इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इन दैट केस ही कैन गिव जस्ट लैक्टोज डोज, ग्लूकोज टेबलेट्स, मल्टीविटामिन टेबलेट टू द पेशेंट। हम उसको बोलेंगे कि हाँ आई एम गिविंग यू मेडिसिन, यू विल बी। और कई पेशेंट्स भी काम भी कर जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, वाटर इंजेक्शंस हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेट है एक हिसाब से। यूजेस है इसका, कहाँ पे यूज़ होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ होता है। और टू ट्रीट द पेशेंट हु इन द ओपिनियन ऑफ द फिजिशियन डज नॉट रिक्वायर एन एक्टिव ड्रग। तो ऐसे केसेस में हम प्लेसिबो का वर्ड आता है। और नेसिबो है निगेटिव साइकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब आपको अगर ऐसा बिलीव हो गया कि इस डॉक्टर के पास मैं अगर जाऊंगा या जाऊंगी तो पक्का मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, और ऐसा होता है, इस डॉक्टर की दवाइयाँ काम नहीं करेगी। जबकि जैसे ऐसा आपने देखा होगा कई बार, पैरासीटामोल के बहुत सारे ब्रांड आते हैं, है ना। वहीं पे अगर हम किसी एक ब्रांड को लेने के आदी हो गए हैं, और जैसे ही कोई दूसरा ब्रांड का हमें, भले ही वो ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर उस ब्रांड से अगर हम ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से नेसेबो इफेक्ट है, निगेटिव साइकोडायनेमिक इफेक्ट। जो निगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बॉडी की फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये हो गया नेसिबो। देन पैथोलॉजिकल स्टेट, अगर बीमारी की कंडीशन है तो अलग अलग तरीके से पैथोलॉजिकल स्टेट जो है वो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करेगा। किसी को जीआई डिजीज़ है, जीआई डिजीज़ है, जैसे सीलिएक डिजीज़ है तो एमॉक्सिसिलिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, जबकि सिफेलेक्सिन और क्लोट्रिमाजोल का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो गैस्ट्रिक बीमारियाँ, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, ये सब ड्रग के एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को इन्फ्लुएंस करेगी और अल्टीमेटली ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करेगी। देन वी हैव टॉलरेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर डोजेस ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस a given response, that is also known as tolerance is also known as refractoriness। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे लिखा रहेगा तो ये कंफ्यूज मत होना। एग्जाम्पल है सल्फोनिल यूरिया इज़ अ टाइप 2 डायबिटीज़। तो हमें जितना रिक्वायर्ड होता है, अगर हमें मान लीजिए बुखार को ठीक करने के लिए 500 mg पैरासीटामोल की ज़रूरत है, लेकिन 500 mg पैरासीटामोल को लेने के बाद भी फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो वो टॉलरेंस है। हम उसको ज़्यादा डोज देंगे, 650 mg कर देंगे, तो दैट इज़ टॉलरेंस, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर ए इंडिविजुअल पर्सन। ट्रैक्योफाइलेक्सिस है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस व्हेन अ ड्रग इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। जैसे किसी पेशेंट को कंटिन्यूसली वही दवाई दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, रिपीटेडली दे रहे हैं, तो क्या होता है, रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाता है, जो ड्रग है वो अब कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, इसको कहते हैं ट्रैक्योफाइलेक्सिस। अब लास्ट टॉपिक है, और बस ये लास्ट टॉपिक है, नहीं इसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी है, लेकिन इसको तो इसी लेक्चर में ही कंप्लीट करना है, वी कांट गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज़। छोटे पॉइंट्स हैं जिसको एकदम से याद रखना है। यहाँ से एकदम छोटा सा पॉइंट, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें बस थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, और इस थोड़े बहुत ही से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट ईयर्स में 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 में इस पोर्शन से क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, तो एकदम याद रखिएगा। न्यू ड्रग की डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं? 7 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सिंथेसिस एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड, 1 से 2 साल लगता है इसमें। किसी भी नए ड्रग के डेवलपमेंट में कितना साल लगता है? कम से कम 10 से 15 साल लग जाता है ना। सिंथेसिस और आइसोलेशन में कम से कम 1 से 2 साल लगता है। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में स्क्रीनिंग, इवेल्युएशन, क्या क्या इन्वॉल्व होता है? स्क्रीनिंग, इवेल्युएशन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी एंड एनिमल टेस्टिंग, तो इसमें 2 से 4 साल लग जाते हैं। एंड स्क्रूटिंग एंड ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इसमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल इम्यूनेसी ऑफ कंपाउंड्स, तो इसमें 0.5 से 1 साल तक लग सकते हैं, आधे से 1 साल। और क्लिनिकल स्टडीज़ है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स हैं, लॉन्ग टर्म एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है, ये सब मिला के 3 से 10 साल लग जाते हैं। रिव्यू एंड ग्रांट ऑफ मार्केटिंग परमिशन, तो इसमें कम से कम 0.5 यानी आधे साल से 2 साल तक का समय लग जाता है। उसके बाद होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जो कि फेज़ 4 स्टडीज़ कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एक बार आया था, फेज़ 4 स्टडीज़ इंक्लूड, और इसमें 4-5 ऑप्शन दिया था जिसमें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस एक था।
तो ये आंसर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन याद रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन से शायद ही क्वेश्चन आएगा। क्लिनिकल ट्रायल इज अ प्रोटेक्टिव एथिकली डिजाइंड इन्वेस्टिगेशन इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्टिवली डिस्कवर और वेरीफाई और कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ 2 और मोर थेरेपेटिक मेजर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज आर डन इन एनिमल्स, क्लिनिकल स्टडीज आर डन इन मेन, and geriatric population should be induced in phase 2 clinical trials. Then phase 1, a small group of 20 to 100 healthy male and female volunteers are involved, and post marketing surveillance is not required in the ethical drug clearance. इन सब पॉइंट से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनको ऐड किया गया है। और यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स में से इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल के कितने फेजेस हैं? 4 फेजेस हैं। फेज़ 1 में क्या होता है? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग सेफ्टी। फेज़ 2 थेरेपेटिक एक्सप्लेनेशन एंड ड्रग रेंचिंग। फेज़ 3 थेरेपेटिक कन्फर्मेशन एंड कंपेरिजन। एंड फेज़ 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडीज़। तो अभी कोविड आया था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल अभी एकदम हर कोई इसके बारे में जानने लगा है, नहीं? और देखिए रिसेंट ईयर्स में एक और फेज़ इंक्लूड किया गया है जिसको हम कहते हैं फेज़ 0। ये फेज़ 0 को हम और क्या नाम से जानते हैं? माइक्रो डोजिंग स्टडीज़। इस पोर्शन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फेज़ 3 ट्रायल में हम क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, तो बहुत एफिकेसी एंड सेफ्टी, ओनली एफिकेसी, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि फेज़ 1 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट इन मेन। फेज़ 1 स्टडीज़ किन पे होती है? मेन पे होती है। इसमें फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? चेकिंग फॉर सेफ्टी, फैक्टर टू बी आइडेंटिफाइड क्या होता है? चेकिंग फॉर सेफ्टी मार्जिन को चेक किया जाता है। और पॉपुलेशन कितनी होती है, क्या होती है? पॉपुलेशन में कौन कौन से लोग होते हैं? हेल्थी वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं, पेशेंट्स को भी कभी कभी इन्वॉल्व किया जाता है। सैम्पल साइज कितनी होगी, मतलब कितने लोगों में ये ट्रायल किया जाएगा? 20 से 100 लोगों में ये ट्रायल किया जाता है। और इसके लिए एक फॉर्म भरवाने की ज़रूरत होती है DNC एक्ट में, वो फॉर्म आपको मिलेगा अपेंडिक्स 4 या 5 में आपको मिलेगा। फेज़ 2 ट्रायल्स है स्टेबलाइजमेंट ऑफ थेरेपेटिक इफिकेसी, डोज रेंज एंड चेक। इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या चेक किया जाता है? चेकिंग फॉर सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी चेक नहीं। फेज़ 1 ट्रायल में ड्रग की हम लोग सेफ्टी चेक करते हैं। फेज़ 2 ट्रायल में क्या चेक करते हैं? इफिकेसी, मतलब ड्रग कितना इफेक्टिव है। और इसमें फेज़ 2 ट्रायल में हम कौन सा पॉपुलेशन इंक्लूड करेंगे? इंडिविजुअल विद टारगेट डिजीज़। अगर हम मान लीजिए कोविड का टीका ढूंढ रहे हैं तो जिन पेशेंट को कोविड है उन्हीं को हम फेज़ 2 ट्रायल में इंक्लूड करेंगे। और इसमें सैम्पल साइज़ कितना होगा? 100 से 300 लोगों पे हम ये ट्रायल करते हैं। फेज़ 3 ट्रायल है सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी एंड पॉसिबल ड्रग इंटरैक्शन RSS ऑन वाइड स्केल। तो इसमें हम फेज़ 3 ट्रायल में हम एफिकेसी भी देखेंगे और सेफ्टी भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ड्रग कितना एफिकेशियस है और ये भी देखेंगे कि ड्रग कितना सेफ है। उसके बाद पॉपुलेशन है फेज़ 3 ट्रायल में इंडिविजुअल विद टारगेट डिजीज़, जेरियाट्रिक पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन। ये सब जो है हम ऐसे लोग को हम इंक्लूड करेंगे। और इसमें फेज़ 3 ट्रायल कितने लोगों पे किया जाएगा? 100 to 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और फेज़ 4 ट्रायल में फेज़ 4 ट्रायल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है मॉनिटर ऑन गोइंग सेफ्टी इन लार्ज पॉपुलेशन एंड एफिकेसी एंड सेफ्टी विद मार्जिन विद इन लार्ज पॉपुलेशन। तो बड़े पॉपुलेशन में हम इसमें एफिकेसी एंड सेफ्टी को चेक करते हैं। और पॉपुलेशन में क्या कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे? इंडिविजुअल विद टारगेट डिजीज़ एज वेल एज न्यू एज ग्रुप एंड जेंडर्स। तो हम टारगेट डिजीज़ वालों को तो इंक्लूड करेंगे ही, साथ ही जो नए लोग हैं और अलग अलग उम्र के लोग हैं सबको इंक्लूड किया जाएगा। और लगभग 1000 लोगों में ये जो फेज़ 4 ट्रायल है वो किया जाएगा। देन वी हैव ADRs, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये लास्ट टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी का, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ADR सुन लीजिए क्या है। ADR का डेफिनेशन है एनी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी ड्रग को लेने के बाद अगर हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है दैट इज़ नॉट डिज़ायर्ड, दैट इज़ नॉट इंटेंडेड। अगर हमें पैरासीटामोल लेने के बाद हमें वॉट्स आ रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, बड़े बड़े दाने निकल रहे हैं, अगर कोई एंटीबायोटिक खाने के बाद जैसे पेनिसिलिन खाने के बाद पूरे चेहरे पे दाने आ रहे हैं, तो ऐसे को क्या हम कहते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। कई लोगों को होता है ना, कोई मेडिसिन लेने के बाद अचानक से एलर्जी हो जाती है, तो ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी 2 तरह के होते हैं।
एक होता है प्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में हमको पता है कि जो एस्पिरिन है वो प्रेग्नेंट वुमेन में उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाना चाहिए। जो पैरासीटामॉल है वो लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ज़्यादातर एनसेड जो है वो किडनी पेशेंट्स को नहीं दिए जाते, क्योंकि उनमें वो उनमें वो एडवर्स इफेक्ट दिखाता है या साइड इफ़ेक्ट दिखाता है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्टेबल हो गया, मतलब जिनके बारे में हमको पहले से पता है। इसको हम टाइप ए भी कहते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है ना। ये जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस पे बेस्ड होते हैं, डोज डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हम कितना डोज दे रहे हैं उस पर उससे काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। टाइप 2 है बिजारे या अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन भी इनको कहते हैं। ये जो है इनके ये पेशेंट पे डिपेंड करते हैं। कई पेशेंट कुछ ड्रग्स के लिए एलर्जिक होते हैं, तो ये नॉन डोज डिपेंडेंट है, मतलब आप पेशेंट को नॉर्मल अगर डोज भी दे रहे हैं, अगर 500 mg नॉर्मल डोज है उसको दे रहे हैं, तो भी पेशेंट को वो एलर्जिक रिएक्शन मिलेगा या वो अनप्रेडिक्टेबल कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो क्या हो गए, उस तरह के जो रिस्पॉन्स क्या हो गए, वो टाइप बी टाइप के एडवर्स रिएक्शन हो जाएंगे। आप साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग एट थेरेप्यूटिक डोज। मतलब आपने 500 mg का पैरासीटामॉल का टेबलेट लिया, तो आपको क्या सिंपल से आपका फीवर ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन हमें साइड इफ़ेक्ट क्या मिलता है, आप हमें कोई साइड इफ़ेक्ट मिलता है, जैसे आप लंबे बार यूज़ करें तो हमें हिपेटिक टॉक्सिसिटी के चांसेस हमें हिपेटिक टॉक्सिसिटी मिलती है। तो ये सब मतलब थेरेप्यूटिक डोज पे अगर हमें कोई दूसरा इफेक्ट मिल रहा है तो वो साइड इफ़ेक्ट हो गया। जैसे कि कई एंटीबायोटिक लेने के बाद नींद आती है, तो वो साइड इफ़ेक्ट हो गया उसका। टॉक्सिक इफेक्ट है अनवांटेड इफेक्ट ड्यू टू ओवरडोज। अगर आप किसी ड्रग की बहुत ज़्यादा डोजिंग ले रहे हैं तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा। इंटॉलरेंस है टॉक्सिक इफेक्ट एक थेरेप्यूटिक डोज, मतलब आपको जितना डोज लेना है उतने डोज पे ही आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब एक थेरेप्यूटिक डोज, मतलब थेरेप्यूटिक डोज करने का मतलब है जिस डोज पे हमें थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स मिले वो थेरेप्यूटिक डोज हो गया। मतलब जिस डोज पे हमारी बीमारी आसानी से ठीक हो जाए, यूजुअली ठीक हो जाती है, वो थेरेप्यूटिक डोज हो गया। अगर उस डोज पे हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, इंटॉलरेंस, मतलब हमारी बॉडी उस ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पा रही है। और इसका एग्जांपल है क्लोरोक्वीन में कॉज वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन इन सम पेशेंट। तो कुछ पेशेंट्स में देखने को मिल जाता है, पेशेंट स्पेसिफिक है ये। ड्रग एलर्जी है, ड्रग एलर्जी क्या है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय इम्यून सिस्टम टू अ ड्रग और फॉरेन बॉडी। मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स टाइप बी ड्रग एक्शन इज withhold the dose and avoid in future। सिंपल सा टाइप बी, ये क्वेश्चन आया था, अजीब बात है लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि टाइप बी टाइप के रिएक्शन, टाइप बी अगर आपको पता होता कि टाइप बी एलर्जिक रिएक्शन है तो आप सिंपल इसको आंसर कर पाते कि टाइप बी रिएक्शंस एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सिंपल है, अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन लेने के बाद एलर्जी हो रही है तो आप अगली बार उस पेशेंट को वो मेडिसिन नहीं देंगे, या जिस डोज पे उसके एलर्जी होगी उसको नहीं देंगे, उसको तुरंत बंद करा देंगे। यही है सिंपल सा टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मैनेजमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये 2018 में ही आया था क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, मेनली 2 तरह के होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड। ह्यूमरल में अगेन 3 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं, जो कि मेडिएट किया जाता है आईजी एंटीबॉडीज़ के द्वारा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि मेडिएट किया जाता है आईजीजी और आईजीएम के द्वारा। और टाइप 3 है कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी एंटीजन मेडिएटेड रिएक्शन है, जिसको आर्थर रिएक्शन भी कहते हैं, और ये मेडिएट किया जाता है आईजीजी एंटीबॉडी के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किस एंटीबॉडी के द्वारा मेडिएट किया जाता है, और कौन सा ह्यूमरल टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। सेल मेडिएटेड क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होते हैं वो सेल मेडिएटेड होते हैं, जिनको हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कह सकते हैं। These are mediated through production of T lymphocytes. Okay. Then hypersensitivity and idiosyncrasy in non-dose dependent effect. Hypersensitivity और idiosyncrasy दोनों के दोनों किस टाइप के रिएक्शन, किस टाइप के एडवर्स रिएक्शन होंगे, बिजारे या टाइप बी टाइप के एडवर्स रिएक्शन है, जो कि नॉन डोज डिपेंडेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था। आगे कुछ और वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको भी देख लेते हैं। फोटोसेंसिटिविटी है, फोटोटॉक्सिक
accumulation of drug or its metabolite in skin, absorb light and undergoes photochemical reaction, local tissue damage, sunburn, etc. Acute phototoxic reaction occurs with tetracycline, especially tetracycline का type है domicocycline और chloroquine and then we have photoallergic reactions. Drug or its metabolite induce cell mediated immune response when exposed to light or longer wavelength. Then drug dependence and drug addiction. ये सारे छोटे छोटे यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, तो ये आपको डेफिनेशन स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए. ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन क्या क्या है? स्टेट्स वेयर अ पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अ ड्रग डिपॉजिट डिस्पाइट नोइंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट इज़ नोन एज ड्रग डिपेंडेंस. मतलब कोई पर्सन जैसे तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं, तंबाकू का इफ़ेक्ट एडवर्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट जाने बिना वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं. अल्कोहल एडिक्ट लोग होते हैं, तो वो ड्रग डिपेंडेंट या ड्रग एडिक्शन कहलाता है. यहाँ पर दो तरह की डिपेंडेंसीज हो सकती है. फिजिकल डिपेंडेंस हो सकते हैं, जिसमें फिजिकल इलनेस इफ़ द ड्रग इज़ विदड्रॉन. अगर हम ड्रग को हम जो एडिक्ट है उसको, जैसे अल्कोहल पीने वाले लोग हैं उनको अल्कोहल देना बंद कर दें, तो फिजिकल इलनेस उनमें हो जाएगी, कुछ कई तरह की उनकी बीमारियाँ हो जाएगी. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, अगर हम जो एडिक्ट हैं उनको वो डोज खा रहे थे ड्रग की वो देना बंद कर दे, तो उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाएगी. देन वी हैव ड्रग अब्यूज़, यूज़ ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर एंड अमाउंट दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय मेडिकल और सोशल पैटर्न. एंड ड्रग हैबिचुएशन, लेस इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट इन द यूज़ ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी. और मतलब ये जो कॉफ़ी चाय वाली लोगों को एडिक्शन होती है ना, वो एक्चुअली एडिक्शन नहीं है, दैट इज़ हैबिचुएशन. मतलब वो छूट जाए तो भी ठीक है, ना उतनी एकदम इंटेंसिव नहीं है. अगर आप चाय पीना बंद कर दे, कॉफ़ी पीना बंद कर दे, तो भी उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा. थोड़ा बहुत सिर दर्द होगा और कुछ, मतलब कोई एकदम ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा. आइट्रोजेनिक डिसीजेज होती है, जिनको हम ड्रग इंड्यूस डिजीज़ भी कहते हैं. आइट्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फिजिशियन, तो हम इसको फिजिशियन इंड्यूस डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में दवाई की वजह से होती है. जैसे इनसेड मेडिकेशंस हैं उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है, और कॉर्टिकोसाइड्स उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है. पार्किंसनिज्म डिसीज़ है वो फिनोथायाजिन से के कारण इंड्यूस होती है, या फिर एंटीसाइकोटिक्स दवाइयाँ लेने से भी पार्किंसनिज्म हो जाता है. मतलब एक हिसाब से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी, आपको उसी से और कोई दूसरी बीमारी हो गई, तो ड्रग इंड्यूस डिजीज़ हो गया, ये ड्रग के कारण पैदा होने वाली डिजीज़. नाउ वी हैव दीज आर फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, disease caused by drugs which persist even after attending drug has been withdrawn and largely eliminated. और यहाँ पे टेरेटोजेनिसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मलिटीज़. उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. टेरेटोजेनिसिटी क्या है? फीटस में अगर कोई एबनॉर्मलिटी पैदा करता है कोई ड्रग, देन इट इज़ टेरेटोजेनिक. और इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं. यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस ड्राई कफ. तो ये एस इनहिबिटर्स हैं जो ड्राई कफ को इंड्यूस करते हैं. ये ह्यूमन टेरेटोजेनिक ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं जो फीटल एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करते हैं. तो ये आपको याद रखना है. और इस वीडियो लेक्चर की PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे UG फार्मा गाइड के, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए और रिवाइज़ करते रहिए. इसमें लाइन बाय लाइन मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए थे, वो क्वेश्चंस में वो लाइन्स भी इंक्लूड किए हैं. तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं फार्माकोडायनेमिक का, तो आपका फार्माकोडायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देती हूँ. बस आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और बेसिक्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरा फार्माकोडायनेमिक का. अगर फार्माकोडायनेमिक का बेस आपका क्लियर है, देन आपके लिए फार्माकोलॉजी बहुत इजी हो जाएगा. तो इस वीडियो में बस इतना ही. स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.